तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। और आज है मेरा लेक्चर 3 और हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइगर इन द जू। अब टाइगर इन द जू हमारी एक पोयम है और इसके लिए ना मेरे पास आप लोगों के लिए एक लाइन है जो आप लोग अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं कि फ्री पीपल डोंट नो द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। तो इसी सुंदर सी कोटेशन के साथ हम लोग हमारी आज की क्लास का करेंगे शुभारंभ और करेंगे हमारी इस पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसके अंदर हम अपनी एक कोटेशन को बहुत अच्छे से याद रखने वाले हैं, आंसर्स में भी यूज करने वाले हैं। और ये इसकी पूरी बेसिक थीम है दैट फ्री पीपल डोंट नो द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। जो इंसान ऑलरेडी आजाद है उसे आजादी की कीमत नहीं पता, पूछो उससे जो आजाद नहीं है। जैसे इस पोएम के अंदर हमारा टाइगर होगा। तो एक बार वापस से जो हमारा एक तरीका है कि हम लोग हमारे क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, हम लोग हमारे क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा समराइजेशन करते हैं कि जो भी हमारा चैप्टर पोम जो भी है उसमें क्या था। तो हमारे जो पोम है टाइगर इन द जू, ये लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। और बेसिकली इस पोएम में होता क्या है, इसमें एक टाइगर के बारे में बात करी गई है जिसके दो अलग अलग सिचुएशंस को इस पोएम में रिफ्लेक्ट किया गया है। एक तो वो जहां पर एक टाइगर को जू में लाके रख दिया गया है और दूसरा उस टाइगर की लाइफ के बारे में बात की गई है जिसको जंगल में रखा जाएगा। तो यहाँ पर हम सबको पता है कि हम लोग ह्यूमंस हैं, बाकी सारे एनिमल जो भी हैं, लाइक हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट क्या है? नेचुरल एनिमल का जो नेचुरल हैबिटेट है वो होता है जंगल। अब उस नेचुरल सराउंडिंग में जब तक वो रहेंगे तब तक दे कैन लिव देयर लाइफ पीसफुली, तब तक दे कैन लिव देयर लाइफ नाइसली। लेकिन जब उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के जंगल में डाल दिया जाता है तो किस तरीके से उनकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, क्या क्या उनकी सिचुएशन होती है, कैसे उन्हें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। एंड अगर वो अपने उस प्रॉब्लम को एग्जिबिट करना चाहते हैं, अगर अपनी वो उस प्रॉब्लम को दिखाना चाहते हैं तो वो कैसे दिखाएंगे। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग अपने ऊपर ले लेते हैं। बिकॉज इंसान को ना आप बीती याद रहती है। व्हाट मीन बाय आप बीती मतलब जो खुद के साथ होता है ना वो सबको याद रहता है। तो आप सब लोगों को याद होगा, आज से 2 साल पहले की बात है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और ये चीज़ सबने फेस करी है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन हु हैजंट फेस्ड दिस। 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले क्या सिचुएशन थी बच्चा पार्टी? 2 साल पहले हमारी कंट्री में चाइना वायरस यानी कोविड वायरस था, राइट। तो वो प्रॉब्लम क्या हुई थी, हम सब लोग हमारे घर में कन्फाइंड हो गए थे, हम लोग अपने घर से बाहर नहीं जा सकते। और हमारे घर की 4 दीवारी हमारा लाइफ हुआ करती थी, हमारा वर्ल्ड हुआ करता था। एंड वी यूज्ड टू थिंक अबाउट ऑल दोस टाइम्स कि यार वो कितना अच्छा टाइम था जब हम लोग रेस्टोरेंट्स में खाते थे, वो कितना अच्छा टाइम था जब हम लोग यहाँ जाते थे, ऐसा करते थे, इन लोगों से मिलते थे, अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। हम सब लोगों ने उस टाइम को मिस किया है, राइट। तो वैसे ही जिस तरीके से हमारे हाथों से हमारी फ्रीडम ले ली गई थी, जिस तरीके से हम 4 दीवारी में कन्फाइन हो गए थे, वैसे ही ये टाइगर जो है ये भी एक जू के केज में, जिसमें कुछ छोटा सा ही रास्ता है उसके पास चलने में, उसे वहां पर कन्फाइन करके रख दिया गया था। किस तरीके से हम फ्रस्ट्रेट होते थे, हम कितना परेशान होते थे जब हम लोगों को कोविड के टाइम पे जब हमें घर रहना पड़ता था, बिकॉज हमारी लाइफ बाहर है यार, नोबडी कैन बी इन द हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हाउ कैन वी इमेजिन कि एनिमल्स को जू में रखा जाएगा? तो एक्चुअली तब नेचर ने हम लोगों को जू में रखा था, लाइक नेचर ने हमें दिखाया था कि दिस इज व्हाट यू डू विद द एनिमल्स एंड दैट इज नाउ व्हाट आई एम डूइंग विद यू। किस तरीके से नेचर ने हमें वो सबक सिखाया था कि तुम एनिमल्स को रखते हो ना जू में, तुम उनकी लाइफ को कन्फाइन करके रखते हो, तो अब एटलीस्ट कुछ महीने तुम भी उस चीज़ को झेल कर देखो। यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट सेम इमोशन, तुम भी उस चीज़ को फेस करो, देन यू विल गेट टू नो कि एनिमल्स की लाइफ को हमने कितना खराब कर रखा है। तो इस पोएम के ये बेसिक था। उसके बाद जो हमारा पोएट है वो इस चीज़ों को भी डिस्क्राइब करता है कि अगर एक टाइगर नेचुरल हैबिटेट में रहता होता तो मे बी वो लोगों के घरों के आसपास जाके उनको डराता, मे बी वो एनिमल्स को हंट करता, उनको खा जाता, या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर हम आगे चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे पोएट ने टाइगर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग लाइव्स को दिखाया है। कॉन्ट्रास्टिंग लाइव्स मतलब एक लाइफ उसकी वो जो वो जी रहा है केज में, और एक लाइफ वो जो उसकी हो सकती थी, उसकी एक हाइपोथेटिकल जिंदगी जिसको वो जी सकता था अगर वो जंगल में रहता होता और जू में नहीं। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। दैट इज अ लॉन्ग सीरीज।
इसमें से आपको जो इस चैप्टर का मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक इसके बाहर चैप्टर में से नहीं आएगा, एक निचोड़ है इस पूरे चैप्टर का. अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग सीरीज, मतलब because what I purposely want to do here is I want to give you all the questions that could come from the chapter. अब ना सवाल आता है कि 1 मार्क का ही तो क्वेश्चन आएगा ना मैम, 1 मार्क के लिए इतना पढ़ूं. अभी आई थिंक तुम लोगों ने रिसेंटली ही, आई थिंक ये वेब सीरीज का था जो पीडब्ल्यू की वेब सीरीज है, आई डोंट नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर ये कहाँ की लाइन है. आई थिंक अलग सर ने डायरेक्टली खुद ही बोली थी ये लाइन कि 1 नंबर की तुम बात करते हो, वो 1 नंबर किसी भी बच्चे की जिंदगी बना सकता है और किसी भी बच्चे की जिंदगी को बिगाड़ सकता है, राइट. वो 1 नंबर भी अगर तुम्हारा पीछे रह जाता है ना तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी यू नो अ बिग थिंग फॉर यू. नंबर 1 हो, नंबर 100 हो, मेहनत उतनी ही करो जितनी तुम बड़े पेपर्स के लिए करते हो, उतनी एक क्वेश्चन के लिए करो. बिकॉज ये एक क्वेश्चन या तो तुम्हें अच्छी स्ट्रीम जो तुम चाहते हो वो दिलाएगा, या फिर ये 1-2 नंबर ही हैं जो तुम्हें वहां से लेवल के से नीचे ले आएंगे. तो अपनी तैयारी ऐसे रखो कि तुम्हें कोई रोक ना सके उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, ठीक है. तुम्हारी मछली की आंख तुम्हारे सामने है, अब उस मछली की आंख तक पहुंचने के लिए तुम्हें 1-1 नंबर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी पड़े ना, तो भी उसे ऐसे करो कि कहीं से भी उठ के क्वेश्चन आ जाए तुम्हें उसका आंसर आता हो, ठीक है. तो इसीलिए इसी पूरे हमारे मोटिवेशन के साथ, हमारी पूरी जोश के साथ हम लोग करते हैं हमारी आज की क्लास को स्टार्ट, और देखते हैं हम लोग क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं. तो बिफोर आई स्टार्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या सवाल होंगे. हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू, ठीक है. एमसीक्यू हम लोग करेंगे 2 टाइप में. आई एम जस्ट लेटिंग यू ऑल नो कि हम लोग हमारे पूरे के पूरे लेक्चर में क्या होने वाला है. ये होंगे हमारे आरटीसी बेस्ड यानी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, और सेकंड होंगे हमारे टेक्स्ट बेस्ड कि अगर हमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में से नहीं आया, रैंडमली टेक्स्ट में से क्वेश्चन आ गए तो वो कैसे हो सकते हैं. फिर हम लोग करेंगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस, और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर हमारा वही पैटर्न चलेगा ICC, और वही सेम पैटर्न चलेगा हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस में. वैसे लॉन्ग क्वेश्चंस पोएम में आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन 0 नहीं होते हैं. तो हम लोग कोई भी चांस क्यों लें, हम कोई भी चांस को क्यों लें, हम अपना चांस कंप्लीट कर लेते हैं ना, हमें पढ़ना है. बिकॉज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू मेक एवरीबडी यू नो क्लियर हियर इज कि आप लोगों के जो लॉन्ग आंसर्स के पॉइंट होते हैं ना, शॉर्ट आंसर्स में कुछ आपको ऐसे पॉइंट मिलेंगे. मान लीजिए कि वही सेम क्वेश्चन, कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आपको राइटिंग स्किल में दे दिया, एनिमल क्रुएलिटी के ऊपर आपको कोई टॉपिक आ गया, तो इवन इफ आप लोगों को अगर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है उस चीज के ऊपर, तो आप लोगों के वो पॉइंट्स जो है वो यहाँ काम आ जाएंगे. तो नथिंग विल एवर गो इन वेन. पढ़ा हुआ कभी भी आप लोगों का व्यर्थ नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल जरूर आ जाएगा, ठीक है. आई कैन नॉट गारंटी फॉर ट्रिग्नोमेट्री अंटिल अनलेस तुम्हें मैथ्स की फील्ड में जाना है, बट हाँ, इंग्लिश का पढ़ाया हुआ कहीं पे भी फेल नहीं जाएगा. जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कहीं ना कहीं लाइफ में वो यूज में आएगी, या हो सकता है आपको कभी किसी को बताना पड़ेगा तो आप लोग उसको बता भी सकते हैं. तो नथिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन गोज वेस्ट. हर चीज़ का कुछ ना कुछ महत्व जिंदगी में होता ही है, ठीक है. तो इसी मोटिवेशन के साथ देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा एमसीक्यू में आरटीसी बेस्ड क्वेश्चन होगा. Read the following extract carefully and answer the question that follows by choosing the correct option. Starting के questions is like cakewalk. बहुत मजा आएगा, बहुत आसान है. आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमारा लेवल ऊपर होता जाएगा. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. तो इसमें जो पोएट था वो हमारे टाइगर के बारे में ये बताता है कि टाइगर बहुत ही मैजेस्टिक सा एनिमल है, उसकी बॉडी पे बहुत सारी विविड स्ट्राइप्स हैं, और वो few steps of the cage, बिकॉज उसका केज छोटा है तो वहाँ पर वो मूव कर रहा है, on the pads of velvet quiet, कि जो उसके पैर हैं, उसके जो पैर के सोल्स हैं, they are made up of a very soft skin that is compared to velvet hair, and he is in his quiet rage. वो चुप भी है और वो गुस्से में भी है, क्वाइट भी है और रेज में भी है. वाई ही इज इन अ रेज? बिकॉज ही इज इन अ रेज बिकॉज उसको एक जंगल की जगह एक जू में कन्फाइन करके रख दिया, उसके नेचुरल हैबिटेट से स्ट्रिप ऑफ करके उसको एक ऐसी जगह पे लाकर पटक दिया है जहां पर उसकी जिंदगी 4 दीवारी में या 4 सलाखों के बीच में कन्फाइंड है. दैट इज वाई ही इज इन रेज, विच मीन्स ही इज एंग्री. तो इन्हीं लाइनों पे देखते हैं हमारे सवालों को. पहला सवाल है हु इज ही इन दी अबव लाइन्स. ऑप्शन है टाइगर, पोएट, जूकीपर या लायन. तो वी डेफिनेटली नो वो आंसर जो है उसका टाइगर है. इसमें टाइगर की बात की जा रही है. वेयर इज ही? टाइगर कहाँ पे है? इन द जंगल, इन अ स्मॉल केज, इन द सर्कस, या फिर नन ऑफ दीज. तो टाइगर कहाँ था स्टार्टिंग की लाइन में? हमारा जो टाइगर था वो है हमारा एक स्मॉल केज में, वो एक छोटे से केज में था.
इन विच मूड ही इज हैप्पी, ही इज सैड, ही इज एंग्री या ही इज साइलेंट। तो यहाँ पर क्लियर आप लोगों के पास 2 पॉइंट आते हैं, या तो वो एंग्री होगा या वो साइलेंट होगा। सैड और हैप्पी का तो पॉइंट ही नहीं है, तो ही इज एंग्री या ही इज साइलेंट। लेकिन वो अपना क्या दिखा रहा था, वो दिखा रहा था अपनी रेज। रेज माने एंगर, वो अपना एंगर दिखा रहा था शांत रहकर। और वो क्या पूछ रहे हैं, वो किस मूड में है, तो मूड उसका गुस्से का था। सो ही इज एंग्री। How is he walking in the cage? Fast, zigzag, slowly, or not walking at all? And he was, उसमें लाइन लिखी हुई है, he was walking the few steps of his cage. तो तेज तो वो नहीं चल रहा था बिकॉज जगह ही नहीं है, zigzag वो नहीं चलेगा, तो he was walking slowly। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है जिनको हम देख के वार्म अप कर रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या सवाल आ सकते हैं। पैड्स ऑफ वेलवेट मीन्स, यहाँ पर ये पैड्स ऑफ वेलवेट किसके लिए यूज किया गया है, यहाँ पर ये हम कुशन्स कह सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने टाइगर के फीट देखे होंगे, टाइगर के पैर के नीचे से सोल देखा होगा, तो वो बहुत सॉफ्ट होता है। कोई भी एनिमल का आप लोग फीट उठा लो वो सॉफ्ट होगा। तो यहाँ पे वो पैड्स ऑफ वेलवेट किसके लिए रेफर किया गया है, वो टाइगर की स्किन के लिए किया गया है, टाइगर के विस्कर यानी उसकी मूछों के लिए किया गया है, उसके सॉफ्ट सोल्स के लिए, नन ऑफ दीज के लिए। तो वो टाइगर के सोल्स के लिए, उसके पैरों के नीचे जो सोल्स होते हैं उसके लिए ये पैड्स ऑफ वेलवेट यूज किया गया है, दिखाने के लिए कि उसके पैर के तले जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट आरटीसी। Read the following extract carefully and answer the question that follow by choosing the correct option. He should be lurking in the shadows. यहाँ पे lurking का मतलब होता है moving, कि उसे ऐसे छुपते छुपाते move करना चाहिए shadow में। Sliding through the long grass, मतलब जो इसके वो है क्या कहते हैं, जो घास है वो बड़ी ऊंची ऊंची है, तो उसमें छुप छुप के निकल जाएगा ताकि वो अपने प्रे को हंट कर सके। Near the water hole, water hole मतलब जहाँ पर सारा का सारा पानी, एक तालाब सा होगा छोटा। Where the plump deer pass, यहाँ पे plump का मतलब हम लोग थोड़ा हेल्दी के लिए ले सकते हैं, जहां से एक हेल्दी डियर पास कर रहा होगा। नाउ व्हाई विल द हेल्दी डियर पास, वहां से हेल्दी डियर इसलिए पास करेगा ताकि वो उसको हंट कर सके। तो यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये पूरी की पूरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी गई है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब होता है इमेजिनरी सिचुएशन, जहां पर वो उन्हें वो चीज इमेजिन करने को, इमेजिनरी ना, जहां पे वो उन्हें इमेजिन करने को बोल रहे हैं कि टाइगर की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, ही शुड बी, ऐसा उसके साथ होना चाहिए था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, और यहाँ से क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे हो जाते हैं, बीच बीच में आएंगे। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट द पोएट विशेस फॉर द टाइगर टू बी स्लाइडिंग थ्रू द फॉइलेज एज दिस वुड, जो ऑथर है वो, सॉरी जो पोएट है वो ये चाहते हैं कि जो टाइगर है वो स्लाइड करे। फॉइलेज का मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम द ग्रास, ये ग्रास के लिए यूज किया गया है, उस ऐसे घनी ग्रासेस में से वो क्यों वॉक करे। पहला, असिस्ट इन कीपिंग द प्रे अनसस्पेक्टिंग ऑफ द प्रेडेटर्स साउंड, कि ये धीरे चलेगा तो इससे क्या होगा, जो प्रे है यानी जो शिकार है, प्रे माने शिकार, ये PRAY अलग होता है, वो पूजा वाला प्रे होता है, ये PREY है यानी शिकार वाला। तो असिस्ट इन कीपिंग द प्रे अनसस्पेक्टिंग ऑफ द प्रेडेटर साउंड, प्रेडेटर मतलब यहाँ पे शिकारी, कि उसे शिकारी की आवाज नहीं आएगी, यानी शेर की, वो जो टाइगर है उसकी आवाज नहीं आएगी। सेकेंड है एड इन कैमोफ्लेजिंग द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर बिफोर इट रशेज इन, कि या तो उससे क्या होगा, वो जो कैमोफ्लेज कर लेगा, उसे छुपा लेगा द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर बिफोर इट रशेज इन, की इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर दे। हेल्प्स द प्रेडेटर पाउंस ऑन द प्रे कंफर्टेबली विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिल्कुल उस पर पता ना लगे उस पर कूद जाए। या सपोर्ट द प्रेडेटर्स विजन एज द आईज इट्स, जैसे कि वो अपने प्रे को देख रहा है। अब देखो इसमें चारों क्वेश्चन ना बहुत बहुत पास के हैं, चारों ऑप्शंस ऐसे हैं कि सुन के पढ़ के भी ऐसा लग रहा है कि शायद सारे ही ठीक होंगे, लेकिन ध्यान से पढ़ो, लाइन को देखो। स्लाइडिंग थ्रू द, वो कहते हैं ही शुड बी लर्किंग इन द स्लाइडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। अब वो लॉन्ग ग्रास से स्लाइड करते हुए क्यों आएगा, छुपते छुपाते हुए, लर्किंग मतलब धीरे 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 करके क्यों आएगा, ताकि जो हमारा प्रे होगा उसको पता ना लगे कि उसको कोई खाने आया है या उसका जो है अभी शिकार होने वाला है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, तो क्या वो कैमोफ्लेज हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि ग्रीन ग्रास के अंदर टाइगर हाइड हो सकता है? टाइगर का कलर ग्रीन तो है नहीं, तो कैमोफ्लेज वो नहीं हो सकता, तो हम इस पॉइंट को कैंसिल करके चलते हैं। हेल्प्स द प्रेडेटर पाउंस ऑन द प्रे कंफर्टेबली विदाउट गेटिंग टायर, थकने की तो बात ही नहीं है, नहीं हो सकता। सपोर्ट प्रेडेटर्स विजन एज इट आइज इट्स प्रे, अब शेर के आगे घास है तो घास में वो अपने प्रे को कैसे ध्यान से देख सकता है, तो ये ऑप्शन भी टेक्निकली वायबल नहीं है, तो पहला होगा।
अब आप पीछे से आ रहे हो, अगर आप छुपते हुए शिकार कर रहे हो तो आपको तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। और डियर जो है अगर वो लर्क करेगा, धीरे धीरे चलेगा, स्लाइड करेगा, स्लाइड एज इन बहुत ही स्विफ्ट मूवमेंट के साथ निकल कर आएगा, तो अगर वो बहुत ही स्विफ्ट मूवमेंट के साथ निकल कर आ रहा है तो कैसे पता लगेगा प्लम्प डियर को कि उसको कोई खाने आ रहा है? तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, assist in keeping the prey unsuspecting of the predator's sound. Which of the fact does not connect with the significance of the water hole of the tiger? कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्ट है जो नहीं सही लग जाता विद द वाटर होल फॉर द टाइगर? यहाँ पे देखो डज नॉट लिखा गया है, तो आपको वो स्टेटमेंट देखनी है जो मैच नहीं करती है। पहला है मेनी टाइगर्स चेस प्रे इनटू द वाटर एंड होल्ड्स द विक्टिम्स हेड अंडर वाटर अंटिल इट ड्राउन्स। यस ये ट्रू है। द रीजन इज बिकॉज ये होता है, टाइगर ऐसे करते हैं। तो हो सकता है वो पेपर में जो आपको क्वेश्चन दे वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के बीच में से पॉइंट ना देकर आपको एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन दे दें जिसमें वो आपसे एक जनरल इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो ये वैसे टाइप का क्वेश्चन हो गया। बहुत सारे टाइगर्स जो है वो एक्चुअली पानी में जाते हैं, अपने प्रे का सर दबाते हैं ताकि वो उसकी वो ड्राउन हो जाए, वो सिंक हो जाए और उसके बाद उसको खा लेते हैं। सेकंड, प्रे फीड इन द वाटर ऑन वाटर लिलीज, यानी जो यहाँ पे शिकार है वो वाटर लिलीज को खाएगा एंड ऑफन वॉन्डर इन द मिडल ऑफ द वाटर होल। अब जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ उसकी बात करें, डियर की बात करें, यहाँ पर और भी कोई एनिमल हो सकता है जो कोने में खा रहा है और मे भी शायद पानी के अंदर तक चला जाए, उसको और खाना मिल जाता है। तो अब हर एनिमल पानी में इतना ज़्यादा अडेप्टेड नहीं होता, तो वहाँ पर वो क्या होते हैं, वहाँ पर वो होते हैं वल्नरेबल। वल्नरेबल का मीनिंग हम लोग लिख सकते हैं कैन ईजिली इफेक्टेड, वहाँ पर वो ईजिली अफेक्ट किए जा सकते हैं, वहाँ उन्हें ईजिली मारा जा सकता है एंड ईजी फॉर द टाइगर टू किल, बिकॉज लैंड पे भागने का चांस होता है, पानी में इट इज ईजियर फॉर टाइगर टू किल रादर देन द प्रे टू हाइड देमसेल्व्स। तीसरा, प्रे दैट हैज क्वेंच्ड, यानी क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। प्रे जिसने अपनी प्यास बुझा ली है इंश्योर्स द कंजम्पशन ऑफ हाइड्रेटेड मीट फॉर द टाइगर। जो प्रे है, शिकार जिसने अपनी प्यास बुझा ली है, वो टाइगर के लिए निश्चित कर रहा है कि उसको एक हाइड्रेटेड मीट मिले, कि भैया टाइगर का जो वो खा रहा है उसके खाने में कमी ना हो, पानी में कमी ना हो। और चौथा है चेजिंग द पैनिक्ड प्रे फ्रॉम शैलो टू डीप वाटर वेयर द टाइगर ग्रैब्स इट। और टाइगर क्या करता है, वो शैलो यानी निचले पानी से उसको गहरे पानी में ले जाता है ताकि वहां पर वो उसे इजीली पकड़ सके। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? इसमें से ऑप्शन नंबर 3 गलत है। द रीजन इज, मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ये है, बिकॉज ये ऑप्शन गलत है। बिकॉज कौन सा शिकार चाहेगा कि वो पानी पी ले, और क्योंकि जब उसका शिकार हो तो जो उसका शिकारी है उसको अच्छा पानी वाला मीट मिले, कि भैया इसने अच्छा खासा पानी पी रखा है तो मुझे सूखा मीट नहीं मिला, मुझे डिहाइड्रेटेड मीट मिला है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है, बिकॉज ये स्टेटमेंट गलत है। बढ़ते हैं आगे। पिक आउट द ऑप्शन दैट डज नॉट यूज लर्किंग इन द करेक्ट फॉर्म। The thug was lurking in the alley late evening for unsuspecting passerby. alley का मतलब यहाँ पर हम लोग narrow street लिख सकते हैं। अब आप लोग देख रहे हो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे चैप्टर में से कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट को निकाल दिया चेक करने के लिए। थग एज इन यहाँ पर हम लोग उसको चोर कह सकते हैं, थीफ कह लो। जो थीफ था, ही वॉज लर्किंग इन दी alley लेट इवनिंग बाय फॉर अनसस्पेक्टिंग पासर बाय। सेकेंड, द हाइना वॉज लर्किंग इन इट्स den आफ्टर अ गुड मील। हमें पता है लर्क करने का मतलब होता है वेट करना या बहुत धीरे धीरे वहां से निकलना। The detective cautioned her team about the lurking danger like to impact the case. The prejudices lurking beneath the surface creates misunderstanding. तो आप लोग बताएंगे इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। The thief was lurking in the alley. अब यहाँ पर बेसिकली lurking का मतलब होता है छुपना, ताकि जो हमें दिख सकता है। तो यहाँ पर the prejudices lurking beneath the surface create misunderstanding. The detective cautioned her team about the dash danger likely to impact the case. तीसरा, the hyena was dash in its den after a good meal, या the thug was dash in the alley. अगर आप लोग इसमें देखें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर हम लोग about the lurking danger likely to impact the case, यहाँ पर अगर हम लोग lurking लगाते हैं तो वो उतना apt नहीं बैठता, बाकी तीनों में हमारा lurking सही जाता है। So option C is the answer for this question. शैडो, यहाँ पर किसकी शैडो यूज करी गई है? हमारा सेंटेंस था,
मतलब हमारा जो पैराग्राफ है वो ये रहा, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। यहाँ पर ये शैडो किस चीज के लिए यूज किया गया है, अब आप लोग देखेंगे टाइगर की, लॉन्ग ग्रास की, वाटर होल की या डियर की। तो लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासें होंगी और उसके अंदर यहाँ पर टाइगर छुपा होगा, तभी तो उसकी शैडो में वो आएगा ताकि उसे कोई पकड़ ना पाए, ताकि उसे कोई वहां पे देख ना पाए। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द फ्रेज दैट डज नॉट सजेस्ट दैट द फॉरेस्ट इन द एक्सट्रैक्ट इज लश। इसमें से हमें कौन से पॉइंट को ऐसे देखकर पता लगता है कि जो फॉरेस्ट है वो लश नहीं है। लश का मतलब यहां पर है हरा भरा। ऐसी क्या चीज है जिससे हमें यह पता लगता है कि फॉरेस्ट लश नहीं है, या कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमें वो चीज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ऑप्शन है लॉन्ग ग्रास। अब घास लंबी है तो पता है कि ठीक है लश होगा ही। द वाटर होल, प्लम्प डियर। अब डियर प्लम्प क्यों होगा, क्योंकि उसने, डियर क्या खाता है, वो घास फूस खाता है, हर्बीवोरस एनिमल है, वो घास फूस खाएगा। अब घास फूस ज्यादा है तभी ज्यादा घास फूस खाएगा, विच मीन्स ये वाला भी ठीक है। लर्किंग इन द शैडो या द वाटर होल। अब इसमें से पानी, वहां पे वाटर होल भी है, वाटर होल होने का क्या मतलब है, वहां पे पानी भी है, यानी वहां घास भी है, वहां पानी भी है, वहां सब कुछ है। तो ये वाला भी ऑप्शन सही हो गया। लर्किंग इन द शैडो, अब शैडो तो किसी भी चीज की हो सकती है ना, शैडो कैन बी ऑफ एनीथिंग, कैन बी ऑफ एनीथिंग। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलरली हमें ये नहीं बता रहा कि ये फॉरेस्ट के लश होने की बात कर रहा है या नहीं कर रहा। लॉन्ग ग्रास है मतलब फॉरेस्ट हरा भरा है, वहां पे वाटर होल है मतलब उस फॉरेस्ट में पानी की अवेलेबिलिटी भी है। प्लम्प डियर, अब डियर ने घास खाई तो वो प्लम्प हो गया। लर्किंग इन द शैडो से हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, शैडो किसी भी चीज की हो सकती है, इसीलिए ये वाली जो लाइन है ये गलत है और बाकी ऑप्शंस ठीक है। तीसरा एक्सट्रैक्ट, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज। यहाँ पर स्नार्लिंग जो है वो रोरिंग के लिए यूज किया गया है कि वो जाए, वो यहाँ पे वापस से ये एक इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर उसने वापस से उसको इमेजिन किया है कि ये इमेजिनरीली ऐसा होना चाहिए कि वो घरों के पास जाए, वहाँ रोर करे एट द जंगल्स एज, जंगल के कॉर्नर पे। बारिंग हिज वाइट फैंग्स एंड हिज वाइट क्लॉज, यहाँ पर बारिंग का मतलब है शोइंग या बेरिंग, अपने दांत दिखाते हुए और अपने क्लॉज दिखाते हुए, अपना डर बनाते हुए लोगों के अंदर, टेरराइजिंग दी विलेज, बिकॉज टाइगर इज अ काइंड ऑफ एन एनिमल एंड पीपल शुड बी स्कैर्ड ऑफ टाइगर। दिस इज द रेपुटेशन ऑफ टाइगर दैट वी हैव। तो टाइगर की वो जो रेपुटेशन है वो बनी रहनी चाहिए ना, कि लोग डरें टाइगर से। दैट इज वॉट इज बीन रिटन हियर, वही हमें दिखाया जा रहा है कि लोगों को टाइगर से डर के रहना चाहिए, ताकि वो दिखाएं कि ये टाइगर का रियल रूप है, वो नहीं जो तुमने जंगल में बांध के उसकी पावर को कन्फाइन किया हुआ है उस केज के अंदर। What is he doing? अब वो यहाँ पर क्या कर रहा है इसके अंदर? He should be snarling around the houses. He is sleeping, terrorizing the villagers, hunting for food या walking in the cage. अब यहाँ पर वो villagers को डराने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी is the correct answer for this question. Where are these houses situated? ये घर कहाँ पे है? At the edge of the jungle या in the jungle, near the zoo या none of the above? उसमें clear लिखा हुआ है at the edge of the jungle, so option A is the correct answer for this question. He would terrorize the villagers by, अब वो villagers को कैसे डराएगा? अपने दांत दिखाकर, फैंग्स का मतलब होता है अपने कैनाइन्स दिखाकर। अब तुम लोगों ने वो दांत देखे होंगे ना, जो ऐसे वाले दांत होते हैं, वो तेज वाले जो हमारे कॉर्नर वाले टीथ होते हैं, ये वेम्पायर टीथ जिसे हम कहते हैं। अपने दांत दिखाकर, अपने क्लॉज दिखाकर, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है he'll bear his white fangs and his claws and his white fangs। तो ये भी होगा और ये भी होगा और ये भी होगा, इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी है, बी भी है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज दोनों चीजें करके ही वो विलेजर्स को डरा सकता है। What is he doing around the houses? Snarling, running, staring या eating, एंड इसका जो आंसर है वो snarling है, कि वो घरों के पास जाएगा और वहां पर वो snarl करेगा। Who does he refer in this stanza? अब यहाँ पे he किसके लिए यूज किया गया है? Poet, villagers, tigers and none of the above। तो यहाँ पे अभी सिर्फ he will be snarling around the houses। तो he कौन? he माने टाइगर। अगर अगले एक्सट्रैक्ट पे आते हैं, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। लेकिन रियलिटी में वो क्या कर रहा है?
वो एक कंक्रीट सेल में बंद है, वो एक छोटी सी जगह में कन्फाइंड है, जैसे हम कोविड के टाइम पे हुआ करते थे. हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स. उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बार्स के पीछे है. उसके पास छोटा सी जगह है, वहां पर वो क्या कर सकता है, ही कैन डू नथिंग देयर. तो जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो उन बार्स के पीछे है जिस केज के अंदर वो बैठा है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो कुछ नहीं कर रहा है, ही इज मूविंग द लेंथ ऑफ हिज केज, बस वहां पे चल रहा है, बिकॉज ही इज क्वाइट बोर्ड. उसके पास और कुछ करने को नहीं है. हमारे पास भी घर में क्या होता था कोविड में करने को, हम लोगों ने डालगोना कैंडीज बनाई हैं ना, डालगोना कॉफियां बनाई हैं, फिर मोमो चैलेंज चले थे, सब लोग मोमोज बना रहे थे, सब लोग अपनी कैंडीज बना रहे थे. उसके बाद बड़ी सारी वेब सीरीज आ रही थी उस टाइम पे, सबने वेब सीरीज देखे. एक वेब सीरीज आ रही है, सब उसकी स्टोरी डाल रहे हैं, फिर दूसरी आ रही है, फिर सब उसकी स्टोरियां डाल रहे हैं. यही चल रहा था ना. तो हम लोग किस तरीके से घर बैठे बैठे बोर हो गए थे. हम लोग भी घर के एक कोने से दूसरे कोने, कभी बालकनी जाके खड़े हो गए, कभी हम लोग वो थालियां बजा रहे हैं, कभी और उसके बाद हमने घर के बाहर दिए जला रहे हैं. मतलब हमने एक्चुअल में, इंडिया ने जो कोविड में मजे लिए ना, कीपिंग साइड द डेथ, ऑल दैट थिंग्स दैट हैपेंड, बट इंडिया वालों ने कोविड में जितने मजे लिए ना उतने किसी ने भी नहीं लिए. मतलब दोज वर लाइक दोज 2 years जिसमें 2 बार लॉकडाउन आया है, अच्छा खासा वाला, लंबे लंबे टाइम वाला, जिसमें लोगों ने मज़े किए हैं. तो हम लोग क्या करते थे उस टाइम पे, हम घर बैठ के बोर होते थे, लेकिन हमारे दिमाग में भी आता था ना कि यार हम कब बाहर जाएंगे, कब हमें वो लाइफ मिलेगी. अगर हम उन मज़ों को साइड रख दें तो एवरीबडी वॉज बोर्ड, देयर वाज नथिंग टू डू एक्सेप्ट मूविंग द द प्लेसेस इन आवर हाउस, राइट. तो यहाँ पे टाइगर का भी सेम हाल था, वो कुछ नहीं कर सकता था. वो उसकी जो सारी स्ट्रेंथ थी वो उन बार्स के पीछे थी, एंड वो बस अपने ही जंगल में, अपने ही अब जू के अंदर क्या था, ऐसा कंक्रीट सेल, उसमें वो बेचारा गोल 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 घूमता रहता था. इग्नोरिंग द विजिटर्स, ये क्यों? शोइंग हिज डिसअप्रूवल. वो यहाँ पर अपना गुस्सा दिखाने के लिए, अपना डिसअप्रूवल दिखाने के लिए लोगों को इग्नोर कर देता था. अब इस पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? ही इज लॉक्ड इन अ डैश, वुडन सेल, आयरन सेल, कॉन्क्रीट सेल या टेंट. तो इसका आंसर है कॉन्क्रीट सेल, क्योंकि डायरेक्ट उठाया हुआ है. नेम द पोएट. अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था इसकी पोएट जो है हमारे पास वो है लेस्ली नॉरिस. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमारी बाकी पोएम लिखी है. जॉन कीट्स की पोएम 12th में आएगी. रॉबर्ट फ्रॉस्ट में आप लोगों ने फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा है. What is meant by stalking the length of his cage? हमें पता है stalking का मतलब होता है वॉक करना या मूव करना, वहां पर चलकर देखना. लेंथ मतलब जितना भी उसका लेंथ है, कितना रास्ता उसको कवर करना है. द टाइगर इज लॉक्ड इन अ केज. द टाइगर इज स्टेयरिंग एट पीपल. द टाइगर इज वॉकिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द केज टू द अदर एंड टाइगर इज वेटिंग टू हंट फॉर फूड. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी. टाइगर जो है वो एक एंड से वॉक कर रहा है दूसरे में, बिकॉज ही हैज नथिंग एल्स टू डू. उसके पास और कुछ करने को ही नहीं है. हु इज बीइंग इग्नोर्ड, वो किसको इग्नोर कर रहा है? वो इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को, एनिमल्स को, टाइगर को या पोएट को. तो वो इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को. क्यों? बिकॉज यहाँ पर वो कहाँ पे है? वो है एक जू में. अब जू में वो अपने क्यों ने इग्नोर कर रहा है? टू शो हिज डिसअप्रूवल. टू शो हिज डिसअप्रूवल. अब डिसअप्रूवल किस चीज का है? डिसअप्रूवल है इस चीज का कि उसको यहां पर कैप्चर करके रख लिया गया है. तो कहीं ना कहीं से तो वो अपना गुस्सा दिखाएगा ना कि उसे उसके नेचुरल हैबिटेट से अलग कर दिया. तो देयर इज गोइंग टू बी सम वे जिससे वो अपने आप को एग्जिबिट करेगा कि भैया दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस शुड नॉट हैव बीन डन विद मी. वाई इज द टाइगर केप्ट इन अ सेल? टाइगर को सेल में क्यों रखा गया है? ताकि वो हंट ना कर सके, ताकि ही कुड नॉट किल द विलेजर्स, सो दैट ही कुड नॉट एस्केप, या सो दैट ही कुड बी सोल्ड. अब यहां पर ये किसकी बात की जा रही है? यहां पर ये सिचुएशन है अभी भी जू की. तो मैच करो जू में से क्या हो सकता है. अब जू में हंट करने का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो जू में हंट करने के लिए तो उसे केज में रखा नहीं था. सो दैट ही कुड नॉट किल विलेजर्स. जू में विलेजर्स नहीं है, ये भी नहीं हो सकता. सो दैट ही कुड नॉट एस्केप, या सो दैट ही कुड नॉट बी सोल्ड. बेचने की बात नहीं थी टाइगर की, बात थी कि उसे जंगल के केज में कंक्रीट सेल में क्यों रखा गया है. बिकॉज वहां पे लोग आएंगे उसको विजिट करने के लिए, लोग आएंगे उसको देखने के लिए, तो ताकि वो लोग उसको देख सकें इजीली और वो उन पे अटैक ना करे, तो इसीलिए उसको एक कंक्रीट सेल में रखा हुआ था कि ही शुड हैव नो वे टू एस्केप. अगर आप लोग भी जू गए होगे ना, तो जू का सेटअप कुछ ऐसा होता है. मतलब यहाँ पे रेलिंग होती है और इतना हिस्सा, इतना हिस्सा जो इसके आगे का होता है ना, यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कैनाल सी बनाई हुई होती है उन्होंने, और ये कुछ फीट डीप होती है. मतलब एग्जैक्टली आई डोंट नो दी व्हाट इज द डेप्थ ऑफ इट, बट ये कुछ फीट डीप होती है. अगर आप लोगों ने रेलिंग देखा होगा, रेलिंग का एक बहुत बड़ा सा कैनाल सी बनी होती है जो खाली होती है, जहाँ पानी वगैरह कुछ नहीं होता, और वो बहुत गहरी होती है. और उसके पीछे ये वाला हिस्सा जो होता है ना, यहाँ पे उस टाइगर को रखा जाता है. हमारे जू में ऐसा होता है, हमारे जो दिल्ली के जू है वहाँ पर ऐसा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, बिकॉज आई रिजाइड इन दिल्ली. तो दिल्ली के जूज ऐसे ही हैं,
वहाँ पर दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो, जैसे उन्होंने आगे एक रेलिंग बना रखी है, उसके नीचे आगे एक बहुत बड़ा डीप सा कैनाल बना रखा है, उसके पीछे उन्होंने टाइगर्स रखे हुए हैं ताकि वो टाइगर वहाँ से एस्केप ना कर सके, और यहाँ पे टाइगर्स रहते हैं। बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस? हम लोग जा रहे हैं, हम लोग टाइगर देख रहे हैं, ओ हाय हमने टाइगर को देखा, व्हाट एल्स, हम लोग वहाँ से चले गए। टाइगर की लाइफ का क्या, वो तो कन्फाइंड है ना जू में, उसकी जिंदगी तो खराब है। सो दिस इज द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट टाइगर्स हैव फेस्ड, जो कि what I can say it is a cruelty towards animal. तो अगर तुम लोग animals की तरफ cruel हो तो then you are not human being. Animals are such beautiful creatures, so you know nice. Even if it is a tiger, उसके भी अपने कोई majestic traits हैं यार. तो you cannot keep the animal in the jungle where he's लिविंग अ लाइफ ऑफ सो मच डेरोगेशन कि लोग आ रहे हैं उसको देख रहे हैं। टाइगर की क्या औकात रहेगा यार, टाइगर वो एनिमल है जो लोगों को खा जाता है, और यहाँ पर वो बेचारा कुछ कर भी नहीं पा रहा। तो दिस वाज द काइंड ऑफ डिलेमा या द प्रॉब्लम दैट द टाइगर वाज फेसिंग, कि उसकी इज्जत नहीं हो रही यहाँ पर। द टाइगर इज नॉट ट्रीटेड लाइक अ टाइगर बट लाइक सम यू नो सम लैम्ब और सम सॉर्ट ऑफ एनिमल, की उसकी इज्जत नहीं है, उसको टाइगर को बंद करके रखा हुआ है, उसकी सारी स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स है। अगला एक्सट्रैक्ट, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसे रात को एक आवाज आती है। द पेट्रोलिंग कार्स, किसकी कार को पेट्रोल की, ही पेट्रोल यहाँ पर है, मूविंग कार्स। अभी हम कार मूव क्यों कर रही है, मूविंग कार्स फॉर सिक्योरिटी। अब रात को गाड़ियों की पेट्रोलिंग होती है, यहाँ पे पेट्रोलिंग मतलब एक चेक होता है रात को। वो क्यों किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है, ये चीज़ों को चेक करने के लिए करते हैं कि रात को कोई एनिमल अपने जो भी उसके सेल है वहाँ से वो तो नहीं कर गया, एस्केप तो नहीं कर गया। तो दी ओनली, अब जंगल में क्या होता, जंगल में वो एनिमल्स की आवाज़ें सुनता, में भी शांति को एक्सपीरियंस करता, लेकिन यहाँ पर वो एक सिटी लाइफ को जी रहा है, एक सिटी के अंदर रहते हुए उसे गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, एंड कुछ नहीं कर सकता। तो ही स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और उसके पास कुछ और करने को नहीं है, तो वो अपनी सुंदर आंखों से सुंदर सुंदर सितारों को देखता रहता है, और बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता है। तो इसे क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाट साउंड डज द टाइगर हियर एट नाइट? द साउंड ऑफ हंटिंग एनिमल्स, वो तो जंगल में होते हैं, यहाँ नहीं हो रहे। द साउंड ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक यहाँ पे जू में नहीं है तो इसलिए ट्रैफिक भी नहीं होगा। द साउंड ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे खेल नहीं सकते जू में। सो द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, रात को उसको गाड़ियों की पेट्रोलिंग की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। हाउ डज हिज आईज लुक, उसकी आंखें कैसी हैं, ब्रिलियंट, डल, वीक या स्ट्रॉन्ग? तो उसकी आंखें जो है वो ब्रिलियंट है, और ये क्यों यूज किया गया है, टू शो द ब्यूटी ऑफ द एनिमल, टू शो द ब्यूटी ऑफ द एनिमल, उस एनिमल की सुंदरता को दिखाने के लिए कि किस तरीके से उसकी सुंदरता एक छोटे से हिस्से में कन्फाइन हुई हुई है, उसको दिखाने के लिए यहाँ पर ब्रिलियंट वर्ड का यूज किया गया है। He looks at the dash at night. Animals, visitors, shining stars, या poet, तो वो रात को stars को देखता है जब भी वो सोने लगता है। Which word in the stanza means look intently? वो look intently का मतलब है look with emotions या continuously, NUO। पेट्रोलिंग, स्टेयर्स, ब्रिलियंट या हियर्स? तो स्टेयर्स वर्ड को यूज किया गया है, देखना, कॉन्टिन्यूसली, एक टक देखना इज कॉल्ड स्टेयर। आप लोग लिख सकते हो स्टेयर्स का मीनिंग, एक टक देखना इज स्टेयर्स। which is the, what is the rhyming scheme? Stars, eyes, night, cars, cars, eyes या stars and cars? तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम इन द स्टैंजा, आ जाओ भैया स्टैंजा पे आ जाते हैं। ओके, कैसे बनता है हमारा राइमिंग स्कीम, एक बार चेक करते हैं। देखो, नाइट, व्हाट इज द साउंड ऑफ नाइट? आइट, आइट की साउंड आ रही ना, आइट की, तो इसको हम ए ले लेंगे। फिर लास्ट वर्ड देखो, कार्स, आइट और आर्स, आइट और आर्स मैच नहीं कर रहा, तो जो मैच नहीं कर रहा उसको हम अगला अल्फाबेट दे देंगे, तो कार्स हमारा बी हो गया। फिर आ जाओ आईज पे, आईज, नाइट, आईज, नाइट, आईज, तो कुछ ना कुछ रेफरेंस तो आ रहा है, कुछ राइम तो कर रहा है, वो आई की आवाज तो आ रही है, नाइट आई, नाइट आई, नाइट में भी नाई तो है और यहाँ पे आई है, तो ये क्या होगा, ये दोनों राइम कर रही हैं, तो जो राइम कर रहे हैं उनको हम सेम अल्फाबेट दे देंगे, तो ये ए हो गया।
और कार्स और स्टार्स तो क्लियरली दिख रहा है भैया, राइम हो रहा है, तो ये बी हो गया। तो इसकी राइम स्कीम हमारे पास क्या हो गई, ए बी ए बी। अब वो यहाँ से हमसे उन्होंने ए बी ना पूछकर उन्होंने हमसे क्या पूछ लिया, उन्होंने बोला कि डायरेक्टली आप बता दो कौन सा दो वर्ड राइम कर रहे हैं। स्टार्स आईज नहीं कर रहा, नाइट कार्स नहीं कर रहा, कार्स आईज नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, स्टार्स और कार्स कर रहा है। और आप लोग लिख सकते हैं कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी। राइमिंग स्कीम कैसे पता लगती है, आप लोग लास्ट वर्ड की साउंड्स को चेक करेंगे, सेम साउंड है तो सेम अल्फाबेट, डिफरेंट साउंड है डिफरेंट अल्फाबेट। मान लो पहली लाइन सेम, सेकंड लाइन दूसरी, तीसरी लाइन भी अलग है बिल्कुल, मतलब फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन तीनों अलग है, तो उन्हें आप ए बी सी दे देना। जब तक अलग जाता जाएगा तो नेक्स्ट अल्फाबेट देते जाओ, जहां पे वो वर्ड किसी से भी राइम कर गया उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फाबेट उसको दे दो। उस तरीके से आपकी पोएटिक जो है राइमिंग स्कीम रेडी हो जाएगी। ठीक है बच्चा पार्टी, देखते हैं हमारा ये एक और लास्ट स्टैंजा है, बट इज लॉक्ड इन अ सेल। अच्छा, दिस इज पर्टिकुलरली वन सच क्वेश्चन जो डायरेक्टली सीबीएसई 2021 के स्टडी मटेरियल में दिया गया था। सीबीएसई ने अपना स्टडी मटेरियल जारी किया था, उसमें से ये क्वेश्चन उठाया गया है। द रीजन वाई आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन अगेन इज बिकॉज इसके जो क्वेश्चन है वो उन्होंने थोड़े से अजीब तरीके से, थोड़े से अलग डिफरेंट तरीके से दे दिए हैं, कुछ पिक्टोरियल इमेजेस के हिसाब से दे दिया है, और हमें थोड़ा सा एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग लगाने को बोला गया है उन सवालों में। But is locked in a concrete cell, his strength behind the bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night of the patrolling cars. ये कुछ लाइंस हैं जो उठाई गई हैं और हम लोग ऑलरेडी इन लाइंस को कवर अप पहले कर चुके हैं। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, चूज द इमेज दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द टाइगर बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। कि इस सेंटेंस में से, इन चारों इमेजेस में से कोई भी आप ऐसी इमेज चूज कीजिए जो मैच करती है टाइगर की कंडीशन से। अब हमें पता है कि टाइगर जो था उसे फोर्सफुली उस जंगल में रखा गया था, फोर्सफुली उस जंगल से निकाल के जू में रखा गया था, आई एम वेरी सॉरी, उसे जंगल से निकाल के जू में रखा गया था, विच मीन्स ही वॉज इन अ वेरी डेस्परेट सिचुएशन, उसे ज़बरदस्ती वहाँ लाया गया है। तो इन चारों इमेजेस में से चेक करते हैं कि वो उसकी इमेज से कौन सा मैच करता है। तो ये इमेज एक स्टैचू की है जिसको ऐसे स्टैचू को लगाया हुआ है, तो स्टैचू इज नॉट कन्फाइंड, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 2 जिसमें एक बंदे को जेल में बंद किया हुआ है, ही इज बिहाइंड द बार्स, तो एक बार हम इसको कंसिडर करके चल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 एक बंदे को कटघरे में बुलाया जा रहा है, उसको जज जो है उसके सामने एज अ विटनेस प्रूफ के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर वो ट्रैप है, यहाँ पर ये ट्रैप्ड नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। एक छोटे बच्चे को आप लोग क्रिब में ही रखोगे तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 जो दिखाता है अ मैन बिहाइंड बार्स। जिस तरीके से वो बार्स के पीछे है वैसे ही हमारा टाइगर जो था वो भी बार्स के पीछे था। Which option correctly lists the reason for tiger stalking the length of his cage? पीछे एक सवाल था, टाइगर के अपने लेंथ को स्टॉक करने का क्या अर्थ है। इसमें क्वेश्चन उन लोगों ने थोड़ा और हाई लेवल का दे दिया। उन्होंने पूछा कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है कि टाइगर ने अपने लेंथ को, उसके जो केज था उसका, वो क्यों चल रहा था। पहला है, एनिमल्स टेंड टू कवर लार्ज डिस्टेंस एंड बर्न अ लॉट ऑफ देयर एनर्जी बाय हंटिंग फॉर प्रे। एनिमल्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं ताकि वो अपने प्रे को हंट कर सके इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जू में दे आर डिप्राइव्ड ऑफ, दे लैक दिस, तो यहाँ पर इस चीज़ का प्रेजेंस होना मुश्किल है। द जू डिप्राइव देम ऑफ सच स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन का मतलब यहाँ पर हम मूवमेंट ले सकते हैं, ये मूवमेंट इनको यहाँ पे जंगलों में नहीं मिलती है, एंड दे आर रेस्टलेस एंड बोर्ड, और इसीलिए जू में ये लोग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं और बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, एनिमल्स आर स्केयर्ड ऑफ विजिटर्स गेजिंग एट देम इन देयर अननेचुरल सराउंडिंग्स। यहाँ पर एनिमल, स्पेसिफिकली टाइगर की बात की जाए तो वो कभी भी डरेगा नहीं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है कि वो डरता तो है ही नहीं। Animals dislike human noises in the city and react to them aggressively. Zoos are located in the cities or outskirts. ऐसा नहीं है, हम लोगों के दिल्ली के अंदर, बिल्कुल दिल्ली के सेंटर में जू बना हुआ है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता और वैसे भी नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, चलने से इसका कोई रिलेशन नहीं है। Animals require human love and care and miss this when in captivity, जब उन्हें बंद के रख दिया जाए, लेकिन टाइगर तो बेचारा या तो जंगल में रहेगा या जू में रखा हुआ है।
Zoos are a place where they walk around mechanically to attract human attention. तो यहाँ पर ये पॉइंट दिया तो गया है, लेकिन वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि हमारा टाइगर क्यों वहां पर घूम रहा है. तो यहाँ पर दिया गया है अट्रैक्ट ह्यूमन अटेंशन. तो क्या हमारा टाइगर ह्यूमन अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए चल रहा था? नहीं, वो ह्यूमन अटेंशन तो अट्रैक्ट करना ही नहीं चाहता था. तो वो क्या करना चाहता था वहां पर? वो बोर हो रहा था. राइट. अब एक जंगल में एनिमल है, वो जाएगा, घूमेगा, अलग अलग जगहों पे जाएगा, हंट करेगा, थक जाएगा, रात को सो जाएगा. लेकिन यहाँ पे उसके पास कुछ करने को नहीं है. ही इज गेटिंग बोर्ड, ही हैज नथिंग टू डू. छोटा सा जगह दे दिया, वहां पर वो कैसे चलेगा? राइट. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है. एनिमल्स टेंड टू कवर लार्ज डिस्टेंस एंड बर्न अ लॉट ऑफ देयर एनर्जी बाय हंटिंग फॉर प्रे इन देयर नेचुरल हैबिटेट. जू में वो चीज़ें उन्हें नहीं मिल पाती हैं एंड दे आर रेस्टलेस एंड बोर्ड. तो इसीलिए वो रेस्टलेस है कि उन्हें वो फ्रीडम चाहिए, तो इसीलिए दे कीप ऑन मूविंग. और वो लाइन बिल्कुल एप्ट बैठती है इस चैप्टर के ऊपर कि पीपल हु हैव फ्रीडम डजंट नो टू हाउ टू वैल्यू इट. कि जिसके पास फ्रीडम है उसे उस चीज़ की कदर नहीं है. फ्री पीपल डोंट नो व्हाट फ्रीडम इज. ठीक है. एनिमल्स टेंड टू कवर, ये हो गया ना. एनिमल्स आर स्केयर्ड ऑफ विजिटर्स गेजिंग एट देम इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स. एनिमल दे आर नॉट स्केयर्ड, वो डरते किसी से भी नहीं है. विच ऑफ द ऑप्शन इज अ पेट्रोलिंग कार. तो इसमें से पेट्रोलिंग कार आप लोगों को कौन सी लग रही है? ये तो हमारी F1 है, ये तो हो नहीं सकती. ये पिज़्ज़ा डिलीवरी की गाड़ी है, तो ये भी नहीं हो सकती. ये वाली पुलिस वाली वैन होगी या ये वाली पुलिस वाली, या फिर ये टोइंग कार होगी. तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है? ऑब्वियसली ये वाली पेट्रोलिंग कार का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है. द रीज़न इज़ बिकॉज गलती से भी अगर कोई एनिमल कभी हाथ से निकल गया इन लोगों के, तो उन्हें पकड़ने के लिए वो ये गाड़ी का काम नहीं आएगा. ये टो ट्रक वाली जो टाइप ऑफ गाड़ियाँ होती हैं ना, इनका काम आएगा. तो दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर कि जो पेट्रोलिंग कार होगी वो कुछ इस तरीके की दिख सकती है. राइट. आई होप यहाँ तक सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बट अगेन दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पेपर में आने के चांसेस होते हैं. दैट इज द रीजन वी आर डिस्कसिंग देम. फिर आते हैं अब हमारे टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस. टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन कुछ ऐसे रैंडम MCQ क्वेश्चंस है जो हमने उठाए. इसके बाद हमारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं. ओए होए. एट वॉट डज द टाइगर लुक एट नाइट. टाइगर हमने देखा था कि वो किस पे देखता है? पेट्रोलिंग कार्स को. अब सुनता है. विजिटर्स रात को नहीं होते, वो स्टार्स को देखता है. हाउ डज द आईज ऑफ द टाइगर लुक. कैसी लगती हैं? सैड, ब्रिलियंट, डल या टायर्ड. उसकी आंखें सुंदर लगती हैं उन स्टार्स को देखते हुए. जो चमक स्टार्स की है वो वही उसकी आंखों में रिफ्लेक्ट होती है, जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है. एंड यहाँ पर ही इज ट्राइंग टू कॉन्टेम्पलेट हिज लाइफ. वो यहाँ पर रहकर अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि मैंने जिंदगी में क्या किया. व्हाट इज द काइंड ऑफ लाइफ आई एम लिविंग हियर. हाउ डज द टाइगर रिएक्ट व्हेन ही सीज द विजिटर्स. ही इग्नोर्स देम, गेट एंग्री, गेट एक्साइटेड एंड गेट्स बोर्ड. तो ही इग्नोर्स देम, वो उन्हें साफ साफ इग्नोर कर देता है. आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द लाइन बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज. अब यहाँ पे ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग आ जाता है, बिकॉज इसमें मुझे आप लोगों को पोएटिक डिवाइसेस को एक्सप्लेन करना है. फिर आते हैं कि पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज होगा. तो आ जाओ बच्चा पार्टी, सबसे पहले आ जाओ मेटाफोर के ऊपर. मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन. जब आप किसी भी चीज़ को इनडायरेक्टली कंपेयर करते हो तो वहाँ पर आप कहते हो कि आप लोगों ने क्या यूज़ किया है? आप लोगों ने यूज़ किया है मेटाफोर. अब मेटाफोर जैसे था हिज पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. क्या है? हिज पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. तो उसके पैरों के जो तले थे उसे किससे कंपेयर किया गया था? उसे वेलवेट से कंपेयर किया गया था. तो वहां पर कोई भी वर्ड, 2 वर्ड्स मिसिंग है वहां पर. इसी के साथ साथ आप लोग एक और चीज समझ लो, वो होता है सिमिली. सिमिली को हम कहते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन. तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैम ये डायरेक्ट कंपैरिजन है या इनडायरेक्ट कंपैरिजन है? जब आप सिमिली की बात करते हो ना, तो वहाँ पर या तो आपके पास एज होगा या वहाँ आपके पास लाइक होगा. इन दोनों में से कोई ना कोई टर्म वहाँ जरूर प्रेजेंट होगा इन ऑर्डर टू कंपेयर इट. मेटाफोर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, वहाँ पे एज और लाइक नहीं होने वाला है. पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इसका एग्जाम्पल है, जहाँ पर आपने क्या कंपेयर किया है? जहाँ पर आपने कंपेयर किया है उसके पैरों को किससे? जहां पर आपने पैरों को कंपेयर किया है उसके वेलवेट से. फिर आता है एजोनेंस. एजोनेंस और कॉन्सोनेंस सिमिलर से होते हैं. यहां पर हम लोग साउंड ऑफ वॉवल को देखते हैं और यहाँ पर हम लोग साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट को देखते हैं. अब ये साउंड ऑफ वॉवल, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट का क्या मतलब है? ये दोनों के दोनों जब रेपिटेटिवली
इन वर्ड्स आते हैं कोई भी साउंड को क्रिएट करने के लिए, मान लो कोई ई की साउंड आ रही है, का की साउंड आ रही है, क की साउंड आ रही है, कोई भी ऐसी साउंड जो रिपीट हो रही होगी वो आपकी एजोनेंस होगी। और अगर कोई कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, कोई ए ई आई ओ यू छोड़कर अगर कोई भी अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तो वो कॉन्सोनेंस होगा, ठीक है। और एक होता है हमारा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का होता है दो ऑपोजिट चीजों को कंपेयर करना, ऑपोजिट थिंग्स या एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स माने कैरेक्टरिस्टिक्स, आर कंपेयर्ड। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज आगे एक सवाल आएगा प्रॉपर पोएटिक डिवाइसेस को सही मैच करने का, तो ये वहां पे काम आएगा। ऑक्सीमोरॉन है जब आप ऑपोजिट चीजों को कंपेयर करते हो या एक साथ में लिख देते हो, कंपेयर्ड या रिटन। ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है हमारा क्वाइट रेज में। क्वाइट माने चुप, रेज माने गुस्सा। तो आप चुप रहकर गुस्सा कैसे दिखा सकते हो? चुप एंड गुस्सा आर टू कंप्लीट डिफरेंट इमोशन, साइलेंस एंड एंगर। तो एंगर में बंदा चिल्लाता है, साइलेंस में बंदा चुप रहता है। तो साइलेंस एंड एंगर आर अगेन टू बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग what are those identities या contrasting emotions। तो जहां पर भी आप दो ऑपोजिट चीजों की बात करते हो वहां पर आप ऑक्सीमोरॉन यूज करते हो। अब आते हैं अपनी लाइन पे, bearing his white fangs his claws, bearing his white fangs his claws। रिपीट करती हूँ, साउंड पकड़ना, bearing his white fangs his claws। तो इसके अंदर एक साउंड रिपीट हो रही है ई की, bearing his white और वापस से his। तो ये ई की जो साउंड रिपीट हो रही है यहाँ पर, ये आई की जो साउंड यहाँ पर रिपीट हो रही है, इसी वजह से इसका जो आंसर है वो एजोनेंस है। आप लोग साउंड को मैच करो, साउंड मैच कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा वो एजोनेंस होगा या वो कॉन्सोनेंस होगा, ठीक है। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, तो ई तो वहां पर एजोनेंस लगता है और इसके अंदर भी हमारा एजोनेंस ही लग रहा है। और क्या रिपीट हो रहा है? ये आई की साउंड रिपीट हो रही है, ठीक है। आई होप ये पोएटिक डिवाइस वाला सवाल सबको समझ में आ गया, बिकॉज जनरली सबको पोएटिक डिवाइसेस में ही दिक्कत होती है। What has been personified in the poem? Personification एक और poetic devices होता है, when we give a human attribute। जब आप किसी भी चीज को कोई भी human attribute दे देते हो, एट्रीब्यूट यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक दे देते हो, तो आप उस चीज को पर्सोनिफाई कर देते हो। जैसे यहाँ पर टाइगर को हमने पर्सोनिफाई कर दिया। एनिमल्स के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं ना, इट इज द प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर ही यूज किया गया है। तो यहाँ पर टाइगर जो था उसे पर्सोनिफाई किया गया है हमारे क्वेश्चन में। What sound does the tiger hear at night? The sound of patrolling cars, the sound of flowing rivers, the sound of vehicles, and the sound of visitors talking। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास the sound of patrolling cars है। That is very very easy। Where is the tiger's strength locked? Behind the jungle, behind the bars, behind the nature, and none of the above। तो behind the bars is the place where jungle की उसकी strength tiger की confined है। Which of the following describes tiger in a cell? Tiger को जो zoo के उस shell में रखा गया है वो किससे पता लगता है? Locked in a concrete cell, snarling around houses, shadow long grass, bearing his white fangs। So this is the correct option। Locked in a concrete cell shows कि tiger जो है वो cell के अंदर confined है। Identify the poetic device used in his quiet rage। This is what I have already told you कि quiet rage ये दो opposite attributes हैं। ये क्या है? ये दो opposite एट्रीब्यूट्स हैं। आप लोग चुप रहकर गुस्सा कैसे व्यक्त कर सकते हो? बिकॉज चुप रहना इज डिफरेंट और गुस्सा करना इज डिफरेंट। तो यहाँ पर हमारा जो पोएटिक डिवाइस है वो ऑक्सीमोरॉन यूज किया गया है। आपने दो ऑपोजिट एट्रीब्यूट्स को एक साथ लगा दिया है, तो इसीलिए हमारा जो पोएटिक डिवाइस है वो ऑक्सीमोरॉन है। The poem Tiger in the Zoo draws a contrast between। contrast का मतलब क्या होता है? contrast का मतलब होता है difference। ये difference किस में दिखाता है? animals and human beings, wild animals and domestic animals, tiger in the zoo या in the forest, and zoo authorities and the visitors। तो animals या human beings में नहीं दिखाता, wild animal और domestic में भी नहीं दिखाता, tiger जो zoo में है और tiger जो forest में होगा उसके बारे में differences को हम लोग देखते हैं। ये I think हमारा question is repeated। yeah, this is repeated, so I will be just writing repeated here। तो आप लोग इसे इग्नोर कर सकते हैं, repeated question।
ओके, नाउ वी हैव 2 assertion reasoning टाइप क्वेश्चंस एज वेल. इसके बाद हमारा ये पॉइंट खत्म होता है, हम लोग हमारे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे. द टाइगर डज नॉट इग्नोर द विजिटर्स इज आर assertion. अब देखो आप लोगों को assertion reason के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और मोस्टली गलत हो जाते हैं. आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर अपने आप से एक वर्ड जोड़ना है, बिकॉज, और चेक करो कि जो स्टेटमेंट आपको दी गई है क्या वो इसके साथ मैच कर रही है. अगर वो मैच कर रही है तो आपका आंसर सही होगा, नहीं कर रही है तो आप लोग अपने ऑप्शंस के हिसाब से चूज कर सकते हो. The tiger does not ignore the visitors. Second है, he is happy, he expresses his happiness by a roar. तो इसमें से हमारे क्या, ये इसमें हमारे पास ई तक ऑप्शन है, बिकॉज टाइगर ना तो वही डज नॉट इग्नोर द विजिटर्स, तो नहीं, इग्नोर तो करता था वो. ही इज हैप्पी, ना ही वो खुश था. सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर. बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. अगर हम इस स्टेटमेंट को सही करें, द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर सही हो जाता. ही इज हैप्पी नहीं, ही इज एंग्री, ही एक्सप्रेसेस हिज एंगर बाय रिमेनिंग साइलेंट. तो हमारे ये 2 स्टेटमेंट तब सही होते. He is in the forest. The tiger can enjoy complete freedom. He cannot kill any animal. अब यहाँ पर वो कहते हैं in the forest tiger can enjoy complete freedom. सही बात है, टाइगर जंगल में तो पूरी फ्रीडम एंजॉय करता. लगा दो because he cannot kill any animal. वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकता था, बिकॉज वहाँ पे वो एनिमल को किल नहीं कर सकता. नहीं, ये तो नहीं हो सकता. तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये रीजन तो नहीं जा सकता, बिकॉज इसमें वो कहते हैं ए एंड आर बोथ आर ट्रू. तो नहीं, एक स्टेटमेंट तो फॉल्स है, ये भी नहीं हो सकता. यानी हमें इन तीनों में से चूज करना है. ए एंड आर फॉल्स भी नहीं हो सकता. चॉइस रहेगा ये, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, या आर इज ट्रू, सॉरी, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू. पहली है इन द फॉरेस्ट ही कैन एंजॉय एनी एनिमल, ही कैन एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम. तो हाँ, ए तो ट्रू है. ही कैन नॉट किल एनी एनिमल, तो ये फॉल्स जाएगा ना, जंगल जाएगा तो एनिमल तो मारेगा. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13. तो इस तरीके से आप लोग assertion रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं. एक और पोएटिक डिवाइस का सवाल है. मैच द लाइंस फ्रॉम द पोएम टाइगर इन द जू गिवन इन द लिस्ट विद द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन देम इन गिवन लिस्ट 2. इसमें से हम लोग इस ऐसे क्वेश्चन को करने की इज अ वेरी वेरी गुड ट्रिक. आप लोग क्या करो, चारों ऑप्शन को देखो. ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई भी ना आए. नहीं आता तो आप लोग छोड़ सकते हो उस क्वेश्चन को आगे के लिए कि भैया जब लास्ट में आएंगे तब कर लेंगे, लेकिन कोई ना कोई क्वेश्चन का पॉइंट तो ऐसा होगा जो आपको आता है. तो यूज द ट्रिक ऑफ एलिमिनेशन. व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेशन? जो आपको पता है ना कि ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते, उन्हें पहले काट दो. उसके बाद जैसे केबीसी में क्या होता है, वो कहते हैं ना कि 50% क्वेश्चंस को रहने दो, दो ऑप्शंस को रहने दो, पहले ही एलिमिनेट कर दो जो हो नहीं सकता. फिर भी कंफ्यूजन होती है तो फिर अपने लॉजिक को लगाओ, याद करो कि आप लोगों ने चैप्टर में क्या पढ़ा था और उसके हिसाब से अपने आंसर को करो. यहाँ पर हम लोग किसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कोई ऑलरेडी पोएटिक डिवाइस किया है. पर्सोनिफिकेशन के नाम हमने सुना है. पर्सोनिफिकेशन हमें पता है कि किसी भी चीज़ को ह्यूमन एट्रीब्यूट दे दो. तो देखो यहाँ पे कहीं पे ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया हुआ है. तो ही स्टॉक्स इन हिज स्टेप शुड बी स्नार्लिंग वेयर द प्लम डियर स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज. सॉरी, ही स्टॉक्स, ही किसके लिए यूज किया गया है, ही यूज किया गया है हमारे टाइगर के लिए. तो ये ए का 2 हो गया. अब ढूंढो ए का 2 ऑप्शन किस में है. ये नहीं है, ये ऑप्शन ए नहीं हो सकता. ये हम कंसिडर करके चल सकते हैं, ये हम कंसिडर करके चल सकते हैं, ये हम ऑप्शन नहीं करेंगे. ए का 2, वहां पे भी ए का 2. अब ए का 2, अब इन 2 ऑप्शन को अगर आपको लगता है कि आपको बाकी नहीं पता, इन 2 ऑप्शंस को उठा लो. वैसे आई टेल यू कि हम कैसे कर सकते हैं बाकी पोएटिक डिवाइसेस के हिसाब से. इस ऑप्शन को चेक करते हैं. बी का 1 शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज. इसमें एलिट्रेशन दिया गया है. एलिट्रेशन तो नहीं हो सकता. एक बार समझ लीजिए एलिट्रेशन क्या होता है. एलिट्रेशन वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसके अंदर रेपिटिशन होती है, रेपिटिशन ऑफ फर्स्ट लेटर इन कॉन्सिक्वेंट वर्ड्स. जैसे मैं कहती हूँ स्वीट एंड स्मार्ट 16, तो एस 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 आ रहा है ना, स्वीट स्मार्ट 16. तो स स्टार्टिंग में आ जाए तो एलिट्रेशन होता है. तो देखो एलिट्रेशन यहाँ पे कहाँ लग रहा है, सेम साउंड वाला. शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, प्लम्प डियर पास एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आईज. तो हमारा ए का बी का 1 है. शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, इसको भी हम छोड़ के चलते हैं. इधर देख लेते हैं. बी का 4 शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज. अब जहां पर भी स्नार्लिंग, ओनोमेटोपिया क्या होता है, यहां पर आपके पास एनिमल साउंड्स होती हैं, एनिमल साउंड्स होती हैं. एनिमल साउंड स्नार्लिंग है, स्नार्लिंग मीन्स रोरिंग. तो यहां पर एनिमल की साउंड की बात हो रही है.
यानी ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अब हमारे पास ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4 चेक हो गया, ये करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप चाहो तो बाकी आंसर्स को चेक कर सकते हो, लेकिन जहां आपके 2 ऑप्शन मैच कर गए और वो कहीं पे भी नहीं है, दिस इज हाउ यू कैन एलिमिनेट द अदर ऑप्शंस एंड चूज द करेक्ट आंसर, जो आप लोगों को पता है कि सही हो सकता है। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस होते हैं कि आपको वो एक टेबल दे दें और कंफ्यूज कर दें कि अब बताओ पोएटिक डिवाइसेस जितने भी हैं सारे दे दिए, अब सही वाले को मैच करो, ठीक है। Imagine that the man has accused a tiger of cruelty in an animal court. Animal court में टाइगर गया, उसने लोगों को अक्यूज किया इंसानों को। तो टाइगर, व्हाट वुड बी टाइगर्स एक्यूजेशन? तो टाइगर उन्हें किस चीज़ों के लिए एक्यूजेशन, मतलब उसे क्या क्या ब्लेम लगा सकता है वो। और यहाँ से हम लोग हमारे चैप्टर के थीम के आंसर्स भी ले सकते हैं। उसे एक तो उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल दिया, ठीक है भैया, वो तो हुआ ही है। लोनलीनेस, उसे अकेला कर दिया। इनह्यूमन ट्रीटमेंट, उसे सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। उसी से पब्लिक न्यू कंपेनियन नहीं होते, पब्लिक डिस्प्ले के लिए रखा जा रहा है, उसकी ज़िंदगी होपलेस हो गई है। फूड रेडिली अवेलेबल, कभी देते हैं कभी नहीं देते। तो हमारे पास ऑप्शन टिक हुए 1 4 6 3 और 5, 1 4 3 6 5, 1 3 4 5 एंड 6 हमारे ऑप्शंस इसी ऑप्शन में करेक्ट हैं। इस तरीके से हम लोग चूज कर सकते हैं। ये सेम ऑप्शन इसमें भी थे, लेकिन इसमें 2 है। 2 कहता है न्यू कंपेनियन। एक जंगल में, एक केज में उस टाइगर को नए कंपेनियन कैसे मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस होते हैं, तो प्लीज प्रैक्टिस सर्टेन क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें और समझें कि इन्हें कैसे सॉल्व करना है। अब आते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। हम लोगों ने एमसीक्यू देख लिया, हम लोगों ने 1 मार्क के क्वेश्चंस देख लिए, जिसमें हमने इतने भंडार ऑफ क्वेश्चंस देखा है। कुछ 50-40 क्वेश्चंस तो पा रहे हैं उसमें हमारे आएंगे। मे बी उसमें से 3-4 क्वेश्चन आ जाए, पूरा आरटीसी आ जाए, 3 नंबर की बल्ले बल्ले हो जाए उसमें से हमारी, वो डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। अब आते हैं हम लोग हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर और देखते हैं कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं और कैसे हम उन्हें फॉर्म कर सकते हैं। हमें अपना एक पैटर्न याद रखना है, जो है ICC, इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन। अब इसी के साथ मेरे पास ना आप लोगों के लिए एक मीम है और हम लोग ये पूरा करने वाले हैं। द मोमेंट व्हेन यू फाइंड एन इजी क्वेश्चन इन द एग्जाम, बस लिख दो, सब आता है, सब लिख दूंगा, हमें वही करना है। हम लोगों को इतना कंटेंट आना चाहिए आंसर में लिखने के लिए कि हमारी हालत इन अंकल जैसी हो कि भैया पेपर दे दो, हम तो लिखते जाएंगे इस पूरी स्माइल के साथ कि दे दो भैया, देखा जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यही अंकल बनना है, बी लाइक अंकल। हम एक वो मीम चलता था ना पहले कि क्या था वो, दिस इज अंकल लाइक्स टू राइट बिग आंसर्स, बी लाइक अंकल, या आई एम दी अंकल। तो बी ऑल्सो बी दिस अंकल। हम भी ऐसे बड़े बड़े आंसर्स लिखेंगे, ऐसे आंसर लिखेंगे टीचर को पढ़ के मजा आ जाए। ऑब्वियसली वर्ड लिमिट मत क्रॉस करना, जो वर्ड लिमिट दी गई है उससे 10 वर्ड एक्सीड हो सकते हैं, उसके ऊपर वर्ड एक्सीड नहीं होने चाहिए। बट आंसर का पैटर्न अपना वही है। हमें भी ऐसे ही, हमारे लिए भी पेपर ऐसा होना चाहिए कि हम भी इसी खुशी के साथ लिख कर आएंगे, आज तो हम पेपर पास करके आए हैं भैया, बहुत बढ़िया पेपर गया है हमारा। The moment when you find an easy question in the exam, लिख डालो, जो आता है लिख डालो। और हमारी कोशिश ये है कि हम आप लोगों के लिए सारे आंसर्स इसी में बनाएं, कि कोई भी क्वेश्चन देखें आपको लगे कि अरे ये तो मुझे आता है, तो मैं कर लेगा, ये तेरा भाई करके दिखाएगा। आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखो। हाउ डज द टाइगर क्रिएट टेरर फॉर द विलेजर्स? टाइगर जो है वो विलेजर्स के लिए कैसे एक टेरर क्रिएट कर सकता है? अब हम लोग वापस से वही अपना एक इंट्रोडक्शन देंगे, जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक इंट्रोडक्शन है कि ये पोएम किसके बारे में है। ये एक टाइगर के बारे में है, जो लाइफ कन्फाइंड, या हम कह सकते हैं लॉक्ड, कि उसकी ज़िंदगी जो है वो यहाँ पे ही सीमित होकर रह गई है, इन द कॉन्क्रीट सेल इन अ जू। द पोएट क्रिएट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। यहाँ पर वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करता है कि अब लेटिंग द टाइगर रोम इन द जंगल, कि टाइगर जो है उसे जंगल में घूमने की अनुमति दे दी गई है। इफ दिस हैपन्स, अगर ऐसा होता है तो द टाइगर वुड क्रिएट टेरर फॉर द विलेजेस। तो उसके अंदर टाइगर जो है वो लोगों के लिए टेरर क्रिएट कर देगा। कैसे? बाय स्नार्लिंग। स्नार्लिंग माने रोरिंग, कि वहाँ पर जाकर वो फिर रोर करेगा, डराएगा उन्हें। As they situated near the jungle, he would frighten them. वो जाएगा और उन्हें डराएगा by showing his white claws and fangs. अपने white, sorry, word missing था, flanks and claws. In reality, this shows how the tiger should be. Reality में यही है जिस तरीके से टाइगर को होना चाहिए। यहाँ तो वो बेचारा एक मुसीबत की जिंदगी को जी रहा है। हमने क्या किया? हमने एक इंट्रोडक्शन दे दी, हमने यहाँ पे कंटेंट दे दिया, और इस लाइन के अंदर हमने क्या दे दी? इस लाइन के अंदर हमने कंक्लूजन दे दी। मुझे किसी बच्चे ने बोला था कि मैम कंक्लूजन का पार्ट क्लियर कर देना, तो बच्चा पार्टी जिसने भी पूछा था, आई होप वो वीडियो देख रहा हो। तो ऐसे हम लोग एक लास्ट में एक लाइन देकर अपनी टिप्पणी देते हुए अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लेस्ली नॉरिस हैज डिस्क्राइब्ड सम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ टाइगर बिहाइंड द बार, राइट देम. तो उन्होंने क्या किया, अब इसमें ना कंसोलिडेटेड पार्ट आ जाएगा कि उसने कुछ एक्टिविटीज बताई हैं, उन्हें बताओ. ये पोयम एक टाइगर के बारे में है जो एक कन्फाइंड लाइफ जीता है कॉन्क्रीट सेल के अंदर. हमने वही लाइन उठा के हमारे इंट्रो में दी है. While being in the cell, he did various activities. अब सेल में रहते रहते आंसर को हम बिल्ड कर रहे हैं. पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो जंगल में रहता था और जंगल में रहते रहते वो ये करता था. नहीं बाबा, ऐसे मत करो. आंसर को बिल्ड करो, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ो आंसर की और फिर उसे एक पॉइंट तक लेकर जाओ. जब वो सेल में था तो वहां पर वो बहुत सारी चीजें करता था. कुछ एक्टिविटीज बिहाइंड द बार्स ऑफ इट्स केज इंक्लूड स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ इट्स केज, पूरे दिन केज में चलना, इग्नोर करना विजिटर्स को, रात हो जाती थी तो गाड़ियों को पेट्रोल करते हुए सुनना, एंड स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार शाइनिंग इन दी स्काई. सुबह से लेकर रात तक वो क्या करता था, सुबह उठता था, चलता था, विजिटर्स को इग्नोर करता था, उसके बाद क्या करता था, शाम को पेट्रोलिंग कार्स को सुनता था, रात को स्टार्स को देखता था और सो जाता था. ही डिड ऑल दीज थिंग्स टू एग्जिबिट हिज एंगर. ये सारी चीज़ें क्यों करता था, ताकि वो अपना गुस्सा जाहिर कर सके, एंड हिज डिसअप्रूवल ओवर हिज सिचुएशन. वो लोगों को एंटरटेन नहीं करता था, वो सिर्फ अपना करता था और सो जाता था. और वो इसीलिए ताकि वो लोगों को दिखा सके कि भैया मैं जिस सिचुएशन में मुझे डाला गया है उसके अंदर मैं खुश नहीं हूँ. तो हमारे पास वापस से इसके अंदर हमारा कंटेंट वाला पार्ट आ गया और ये आ गई हमारे इस आंसर की कंक्लूजन. इस तरीके से आंसर्स बनाओगे बच्चा पार्टी तो देख लो आंसर बड़ा हो गया. मैं चाहती तो इस आंसर को वाइल्ड से लेकर स्काई तक लिखती, मेरा आंसर डन हो जाता, लेकिन एक ऊपर की लाइन देने से एक नीचे की लाइन देने से मेरा आंसर फुल फ्लेजेड हो जाता है, मेरे आंसर का कंटेंट अच्छा हो जाता है. तो टीचर क्यों नंबर काटेगी. डिस्क्राइब द टाइगर इन द केज. टाइगर जब केज में था तो उसे डिस्क्राइब करो. अब यहाँ पर हमने हमारे फॉर्म को थोड़ा सा चेंज कर दिया है आंसर की हेडिंग को, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है. द टाइगर इन द केज वॉज जस्ट अ डिमिनिश्ड फॉर्म ऑफ हिज ओरिजिनल सेल्फ. डिमिनिश्ड का मतलब हो गया, हम लोग कह सकते हैं लोअर फॉर्म, या हिंदी में जैसे हम बुझा हुआ कहते हैं, या बैड कंडीशन. जिस हालात में वो यहाँ पर है वो एक डिमिनिश्ड फॉर्म में है. ही इज इन अ वर्स कंडीशन एज कम्पेयर टू व्हाट ही वाज इन दी जंगल देन हिज ओरिजिनल सेल्फ, जैसा उसको होना चाहिए था. अब यहाँ पर हमने मूव के लिए क्या वर्ड यूज कर लिया, हमने पेस वर्ड का यूज कर लिया. ही मूव्ड अप एंड डाउन इन द केज रेस्टलेसली. अच्छा बच्चों एक चीज, ये अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, और एक और वर्ड है ना राइट टू लेफ्ट, ये तीनों का एक ही मीनिंग है. वन मीनिंग यहां से यहां तक चल के जाना और फिर यहां से वापस ऐसे चल कर आना, विच मीन्स ऐसे मूव करना अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इधर 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 जाना. दैट इज टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, राइट टू लेफ्ट. एनी ऑफ दीज थिंग्स कैन बी यूज. और यहाँ पर लिखा गया है मूविंग अप एंड डाउन. ऐसा नहीं कि वो ऐसे ऐसे जा रहा था, नहीं, वो ऐसे ऐसे ही जा रहा था. रेस्टलेसली, दिखाने के लिए कि वो सिचुएशन से खुश नहीं है. ही वॉज कन्फाइंड इन नैरो सेल. उसका सेल कैसा था, आप चाहो तो सेल लिख सकते हो, आप एडजेक्टिव दोगे तो आपके आंसर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी. एंड केप्ट स्टेयरिंग द स्टार्स एज इफ लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम. लॉन्गिंग मतलब विशिंग फॉर फ्रीडम. वो बस स्टार्स को देखता रहता था ऐसी उम्मीद में कि वो भी कभी फ्री हो पाएगा. ही वॉज हेल्पलेस एंड ड्रॉज पिटी फॉर हिज कंडीशन. तो वो बहुत हेल्पलेस था और बड़ी चाहता था कि लोग उसकी सिचुएशन को समझे, उस पर दया करें. हिज मिजरेबल कंडीशन वॉज सो शोन बाय द वे ही इग्नोर्ड विजिटर्स. और वो अपनी बुरी कंडीशन को कैसे दिखाता था, वो अपनी बैड कंडीशन को दिखाता था इग्नोर करके विजिटर्स को. एंड स्टेड अप लेट इन द नाइट सीइंग स्टार्स एंड लॉन्गिंग फॉर हिज फ्रीडम. और रात को वो स्टार्स को देखकर अपनी फ्रीडम के लिए उम्मीदें करता था कि काश मैं कभी फ्री हो जाऊं, काश मुझे भी कोई फ्रीडम दे दे. इसमें ना आंसर में एक नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन बाद आएगा. एंड ऑनेस्टली दिस वॉज आई थिंक आई डोंट नो वेदर समबडी हैज टोल्ड यू और नॉट, बट मे बी वो मेरा एक पर्सपेक्टिव है ये स्टार्स को लेकर जो है रात को देखता था. और जब वो क्वेश्चन आएगा तो आई लेट यू नो, बट दैट इज़ वन सच थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्टिकुलरली इस पोएम के बारे में. आई होप यहाँ तक सब लोगों को ये समझ में आ रहा होगा. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन था टाइगर इन द केज. हो सकता है ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आप लोगों को मिक्स करके लॉन्ग आंसर में दे दिया जाए, तो ये आंसर प्लस वो आंसर दोनों आप लोग जोड़ के लिख सकते हैं. अब हमें बताना है वाइल्ड में टाइगर कैसा होगा. हमने देखा इस पोएम के अंदर कि टाइगर की लाइफ जो है इट इज कन्फाइंड इन अ कॉन्क्रीट सेल इन अ जू. हिज लाइफ इज वेरी कॉन्ट्रास्टिंग टू व्हाट ही शुड हैव बीन एंड व्हाट इट वाज. उसकी जिंदगी बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है, यानी बहुत ज़्यादा क्या है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है जैसी होनी चाहिए थी और जैसी है.
अब यहाँ तक हमने हमारे आंसर का क्या दे दिया, यहाँ तक हमने इंट्रो दे दिया, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा पॉइंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, देखते हैं चलो। द टाइगर इन द वाइल्ड वुड बी मैजेस्टिक, वहाँ पर वो मैजेस्टिक होगा, वहाँ पर उसका चौड़ होगी कि ठीक है भैया मैं हूँ जंगल का राजा, आ जाओ देखते हैं तुम्हें। The tiger in the jungle would be majestic. He would be free and would lie under the shades and hunt for the prey. वो जो मर्जी करे, जहाँ मर्जी बैठे और जितना मर्जी दिन में घूमे और अपने प्रे को हंट करेगा. He would move near the water because the food would be in plenty there. वो पानी के पास जाएगा because वहाँ पर उसको खाना मिलना आसान है. लोग वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होंगे जो अपना पानी की थर्स्ट को क्वेंच करने आए हैं, तो वहाँ हंट करना ईजी होगा. Sometimes he would growl and terrorize the villagers. तो ग्राउल का मीनिंग भी यहाँ पर रोर ही लिख सकते हो आप लोग, तो वहाँ पर वो रोर करेगा लोगों को डराने के लिए. His life in the cell was just opposite, where he did not even have proper space to move just a few steps. और यहाँ से हमारे आंसर का कंक्लूजन वाला पार्ट आ जाएगा कि जंगल में उसकी लाइफ बिल्कुल ही ऑपोजिट थी, बिकॉज यहाँ पर उसके जू में उसकी लाइफ बिल्कुल ही ऑपोजिट थी, बिकॉज यहाँ पर उसके पास मूव करने के लिए भी जगह नहीं थी. ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप ये आंसर भी आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा. आ जाओ अगले क्वेश्चन पे. व्हाई डज द टाइगर एक्सप्रेस हिज रेज क्वाइटली. वो चाहे तो वो टाइगर है यार, वो रोर क्यों नहीं कर सकता, वो अपना गुस्सा अपना रेज जो है वो चुपचाप क्यों दिखा रहा है. ये पोएम अगेन एक टाइगर के बारे में जो कन्फाइंड लाइफ जीता है. He was enraged due to his miserable condition. वो enraged था, वो गुस्से में था क्योंकि उसकी जो जिंदगी की कंडीशन थी वो बहुत खराब थी. The tiger expressed, ये इंट्रोडक्शन हो गया, टाइगर एक्सप्रेस से कहानी शुरू हो गई. The tiger expressed his rage quietly because there was nothing he could do from behind the bars of his cage. He was helpless and his strength now lied inside the cage. वो कुछ कर नहीं सकता, दिखा नहीं सकता. He was no longer as free as he was in the jungle. So he showed his resentment मतलब anger by ignoring visitors. और फिर वो अपना गुस्सा कैसे दिखाता था, वो लोगों को इग्नोर करके अपने गुस्से को दिखा देता था. तो ये हमारे आंसर की कंक्लूजन का पॉइंट हो गया, और बाकी हमारा कंटेंट तो हम लोगों को मिल ही गया. वो चुप इसलिए रहता था बिकॉज उसे पता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो जो बार्स के पीछे है, इट इज बिहाइंड द बार्स, तो नथिंग कैन बी डन, कुछ हो नहीं सकता. तो जैसी जिंदगी है वैसी जी लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, वेयर शुड द टाइगर हैव बीन अकॉर्डिंग टू द पोएट. तो सिंपल सी लाइन है, टाइगर की जो है वो कन्फाइंड सेल में जी रहा है, इंट्रोडक्शन का पॉइंट दे देंगे. हाउएवर यहाँ पे बट के लिए आप लोग हाउएवर वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हो. बट द पोएट थॉट दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल, कि टाइगर को जंगल में होना चाहिए था, लर्किंग इन द शैडो ऑफ लॉन्ग ग्रास और टू प्रे ऑन द डियर नियर द वाटर होल. ही शुड हैव ऑल्सो बीन ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द जंगल, जो जंगल के कॉर्नर में होना चाहिए था जहाँ पर वो लोगों को डरा रहा है, एंड टेरिफाइंग विलेजर्स. टाइगर्स रियल स्ट्रेंथ वाज बीइंग अंडरमाइंड इन द जू. अंडरमाइंड का मतलब है ब्रॉट. नॉट यूटिलाइज, यहां पर उसकी स्ट्रेंथ यूटिलाइज नहीं हो रही है. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन. इसी के साथ चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज अ टाइगर मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट इन द विलेज. अब टाइगर एक मैजेस्टिक एनिमल है जिसको दिखाना चाहिए कि हाँ भैया डरो मुझसे, आओ और मुझसे मतलब मेरे सामने आओ, डर जाओ मुझसे. अब टाइगर जो जू में है वो एक निहत्था एनिमल है जिसका कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो अपना गुस्सा कैसे प्रकट करेगा. The poet creates imaginary situation where the tiger makes his presence felt by snarling around the houses in the jungle's edge and by showing his white fangs and claws. वो अपना गुस्सा दिखाएगा, अपनी प्रेजेंस को फील करवाकर जब जाएगा कोने में और चिल्लाएगा नहीं, रोर करेगा और अपने दांतों को और अपने फैंग्स को दिखाएगा. Sometimes he would growl and terrorize the village. His life in the cell was just the opposite and he did not even have proper space to move just a few steps. तो वही हमारे सिमिलर क्वेश्चन के पैटर्न में से चलेगा ये आंसर भी. What does the tiger do in his cage? अब यहाँ पे आता है कि टाइगर अपने केज में क्या करता है. The tiger is locked in a concrete cell, जहाँ पर उसके पास है भी नहीं to move along the edge of the cage. He does not take a notice of the visitors जो उसको वहाँ पर देखने आते हैं. With his shining eyes रात को he kept staring at bright stars in the sky. All these things show how miserable the life of an animal can be. क्यों? Because he is living a life of confinement. क्योंकि वो एक confined जिंदगी जी रहा है. ठीक है, तो ये आंसर्स क्वेश्चन सिमिलर हैं, हर आंसर में अपना एक अलग कंटेंट डाला हुआ है ताकि आप लोगों को एक आंसर लिखने के अलग अलग तरीके मिल सके और आप लोग अपने आंसर्स लिखने में कंफ्यूज ना हो. वाई शुड द टाइगर स्नाल अराउंड द हाउसेज. अब वही अपना प्रेजेंस फेल्ट करने वाली बात है. द टाइगर शुड स्नाल अराउंड द हाउसेज एट द एंड ऑफ द
एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. पहला, द विलेजर्स वुड नॉट डिस्टर्ब द पीस ऑफ द फॉरेस्ट, ताकि जंगल में एनिमल जो है वो शांति से रह सके. सेकेंडली, दे वुड नॉट किल द एनिमल्स फॉर मनी और जस्ट फॉर द फन, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि जंगल में एक शेर है, मारूंगा तो शायद मैं भी मर जाऊंगा. Another reason to be noted is that tiger is a majestic animal. So by snarling, he would make his presence felt and people would fear the beast, and that's how the tiger's life should be. और इस टाइगर, लोगों को पता लगना चाहिए ना कि टाइगर है, कोई एंडा पैंडा एनिमल नहीं है, टाइगर है तो उसे डर के रहो. What is the tiger doing? Why is he ignoring the visitors? टाइगर जो है वो slowly और quietly अपने केज में मूव कर रहा है in a threatening manner. Threatening manner किसके लिए है, क्यों कर रहा है? To exhibit his एंगर, अपना गुस्सा दिखाने के लिए वो चीज़ कर रहा है. ही इज इग्नोरिंग द विजिटर्स बिकॉज ही कंसिडर्स देम डिवॉइड ऑफ एनी फीलिंग्स, बिकॉज उसको ये दिख रहा है कि ये इनह्यूमेन लोग हैं जो मेरी लाइफ को इस केज में बंद करके खुश हो रहे हैं, जो मेरी इस लाइफ को इस जगह पे रखकर इस तरीके से मेरे को आ रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. तो इसलिए मैंने इग्नोर करता है कि ये लोगों को मैं क्यों एंटरटेन करूं, मेरी जिंदगी के लिए इन लोगों ने क्या किया जो अभी मेरे को देखने आ रहे हैं. None of them thinks of releasing him in the prison. कोई भी नहीं सोच रहा कि उसको प्रिजन से बाहर निकालना चाहिए. तो इसीलिए जब उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा तो वो किसी पे ध्यान क्यों दे, तो उसने उसको नोटिस करना ही बंद कर दिया. He was stripped of his real surrounding and here made a puppet for human entertainment. और यहाँ पर उसको ह्यूमन एंटरटेनमेंट का एक कठपुतली बना रखा है. तो इमेजिन करो कि एक एनिमल की डिग्निटी क्या रह गई. टाइगर जैसा एनिमल जिससे पूरा गाँव डरता है, एनिमल किंगडम डरता है, जो एनिमल किंगडम का एपेक्स है, टॉप है, जो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को चलाता है, एनिमल जो वो होता है, पिरामिड होता है, फूड पिरामिड होता है आई थिंक, उसको चलाता है, वहाँ वही एनिमल एक पपेट बना हुआ है. आ रहा है, लोग कह रहे हैं ओ टाइगर, ओ टाइगर, टाइगर को देख के खुश हो रहे हैं, टाइगर के साथ ड्रामे कर रहे हैं. तो वही चीज़ लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, वो टाइगर को अच्छी नहीं लग रही थी. नहीं वो द फैक्ट कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे क्यों पड़े, वाई शुड आई थिंक अबाउट देम, वाई शुड आई थिंक अबाउट एंटरटेनिंग them. So he tends to ignore the visitors. This is a very important answer, could be there in your papers. Please note this question. Why do you think the tiger look at the stars? This is one such question that I was saying I love. The tiger felt very helpless in the cage. वो बेचारा बहुत ही helpless जिंदगी जी रहा था केज के अंदर. He stared with hope at the brilliant stars shining in the sky. वो रात को तारों को देखता था एक उम्मीद में. अब वो उम्मीद मेरे हिसाब से क्या हो सकती है, जिस तरीके से तारे उससे बहुत दूर है ना, इन द वे द स्टार्स आर रियली 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 फार अवे फ्रॉम हिम, इन द सेम वे इज हिज फ्रीडम. जिस तरीके से कभी भी वो तारों तक नहीं पहुंच सकता, उन तारों को सिंबलाइज करती है उसकी फ्रीडम है. उसकी फ्रीडम सिंबलाइज होती है इन तारों से जो कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकती. जिस तरीके से तारे उससे बहुत दूर हैं, वैसे ही उसकी फ्रीडम भी उससे बहुत दूर है. He stared with the hope at brilliant stars shining in the sky. He hoped for the day when he would be able to run free in the wild. वो उन तारों को देखकर ऐसी उम्मीदें करता था, ऐसी चीज़ें सोचता था कि काश कोई दिन है जब मैं वाइल्ड में जा सकूं. The brilliant stars thus provided him with some sort of comfort. वो stars देखकर उसे अच्छा लगता था, because that was what a natural thing. उसके आसपास के आर्टिफिशियल वर्ल्ड में वो स्टार्स उसके लिए एक नेचुरल थिंग का काम करते थे. तो इट मेड हिम फील क्लोज टू हिज काइंड ऑफ थिंग ही वांटेड टू हैव. ऑल्सो जस्ट लाइक स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम हिम, सो वॉज हिज फ्रीडम. जिस तरीके से स्टार्स उससे बहुत दूर हैं, उसी तरीके से उसकी फ्रीडम भी उससे बहुत दूर है. रीचिंग स्टार्स वुड बी पॉसिबल फॉर हिम, वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम, एंड देयरफॉर अचीविंग फ्रीडम वॉज ऑल्सो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो ना तो कभी वो स्टार्स तक पहुंच पाएगा और ना ही कभी वो अपनी फ्रीडम को इंजॉय कर पाएगा. ठीक है, ना वो कभी स्टार्स तक जाएगा और ना ही कभी अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर पाएगा. तो यहाँ पे हमारे ये आंसर खत्म होता है. यहाँ पर ये आंसर का ये वाला पार्ट हम लोग हमारे कंक्लूजन के अंदर डाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमने हमारी टिप्पणी दी है. तो दिस इज हाउ फुल फ्लेजेड आंसर कैन बी फॉर्म्ड, एंड आई होप जिसकी प्रॉब्लम थी रिगार्डिंग कि मैम कंक्लूजन में क्या आएगा वो सॉल्व हो गई है. What does the poet convey through the poem? यहाँ पर इसका एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैसेज क्या था उस पोएम का. The poet tries to expose the miserable life led by animals in the zoo. कि सिर्फ शेर ही नहीं, टाइगर ही नहीं, हमारा बाघ ही नहीं, उसके अलावा भी अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो कैसे वो एक मिजरेबल बुरी लाइफ जिंदगी में जीते हैं अपनी जू में. ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द जू विद द लाइफ ऑफ अ नेचुरल हैबिटेट. एनिमल्स के पास भी राइट टू फ्रीडम है. द पोएम हाईलाइट ह्यूमन फॉलीज, यानी नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ.
वो हम ह्यूमंस के नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाता है एंड ट्राई टू शो दैट फॉर आवर एंटरटेनमेंट हम किसी भी लेवल तक फॉल कर सकते हैं, हम किसी भी लेवल तक झुक सकते हैं, हम किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं, और इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस चीज़ से एनिमल्स का क्या नुकसान हो रहा है, लोगों का क्या नुकसान हो रहा है, उससे किस जान हानि क्या हो रही है, क्या हो रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जब तक हमें जो चीज़ चाहिए हमें वो मिल रही है, भाड़ में जाए दुनिया, हमें क्या। ह्यूमंस आर लाइक अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाला हाल। तो दैट इज समथिंग जो हम ह्यूमंस को चेंज करना चाहिए अपनी ही जिंदगी से, ठीक है। तो दिस इज द मैसेज ऑफ द पोएम, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन, कि हम लोग बहुत ज़्यादा सिंगल माइंडेड हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग क्रूअल हैं, अरे क्या हो गया, हम लोग क्रूअल हैं, ठीक है, हम लोग इनह्यूमन हैं, और हम लोग क्या हैं, हम लोग एपैथेटिक हैं। एपैथेटिक मतलब नो इमोशंस, जब आप किसी भी इंसान की तरफ कोई इमोशंस शो नहीं करते हो। एंड यहाँ पर हम एनिमल को, हम लोग शेर को क्या बीस्ट बोले, एक स्टेटमेंट लिख लो, द मोस्ट डेंजरस एनिमल इज द मैन इटसेल्फ। सबसे डेंजरस अगर कोई एनिमल धरती पे है तो वो ये जानवर नहीं है, ये हम इंसान खुद हैं। सो द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड इज द मैन इट सेल्फ। What do you understand by his strength behind the bars? What kind of a cage he is locked in? The tiger is wretched in his condition, यहाँ पर in a bad condition, यहाँ पर वो बहुत बुरे हालात में है, बहुत दुखी है इस जंगल के केज में रह के, जंगल नहीं ज़ू के केज में। His power was confined behind the bars. He was locked in a small cage जहाँ पर he was devoid and stripped of all the freedom. Did not have. यहाँ पर उसके पास ये चीज़ें नहीं थी, यहाँ पर उसके पास फ्रीडम नहीं थी। He was unhappy, frustrated, restless and angry. He was stripped of his real surroundings. वो अपनी real surroundings से बहुत दूर था and made a puppet for human entertainment. Therefore, the man must let them live in a natural life in their natural habitat. तो therefore इंसान जो है उसे इन animals को इनकी ज़िंदगी इनके real habitat में जीने देनी चाहिए, इन्हें रोकना नहीं चाहिए। एक लाइन है, वेयर प्लम्प डियर पास, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड प्लम्प। हमने बोला प्लम्प डियर, ये प्लम्प डियर क्या दिखाता है, ये हमने लश वाले क्वेश्चन में किया था कि उस फॉरेस्ट को लश क्यों बोला गया है, जिसमें हमने ये देखा था कि टाइगर को खाना मिल रहा है तो इसीलिए वो, सॉरी, जो हमारा डियर है उसको प्रॉपर खाना मिल रहा है इसलिए वो प्लम्प है, इसीलिए वो फूला हुआ है। द पोएट इज रेफरिंग टू द डियर एज अ प्रे ऑफ द टाइगर, कि डियर जो है वो शिकार है टाइगर का। द डियर वुड बिकम ऑल मोर टेम्पटिंग, यानी उसके लिए अट्रैक्टिव, tasty, enjoyable. Enjoyable to eat if it was plump. अच्छा वो फूला हुआ, अच्छा खासा हट्टा कट्टा हुआ, तो healthy, because उससे उसको अच्छा खासा खाना मिल जाएगा। Hence the poet has chosen this adjective deliberately. उसने जान के plump deer लिया है कंपेयर करने के लिए, to contrast tiger's food in the zoo. बिकॉज टाइगर को जो जू में खाना मिलता है वो उसकी वजह से बेचारा मैलनरिश हो रहा है, वो जंगल में जाता, खुद का खाना खुद ढूंढता, खुद का खाना खुद खाता, लेकिन यहाँ पर तो वो मिल ही नहीं रहा ना उसको। विद द फूड ही वुड गेट बाय हंटिंग वेल फेड एंड फैट एनिमल्स लाइक डियर। यहाँ पर जो खाना मिल रहा है वो बेचारा मैलनरिश हो रहा है उससे, और ख़राब हो रही है उसकी कंडीशन। और जंगल में उसको प्लम्प डियर मिलता, यानी ऐसा डियर मिलता जिससे वो अच्छा खासा खा पाता, पेट भर पाता, अपनी खुद की चॉइस लेने के लिए उसके पास एक फ्रीडम होती। तो एवरी डैम थिंग दैट इज रिटन इन द पोएम इज सम सॉर्ट of contrast with what the kind of life the tiger is living and the kind of life he should have been living. How is the voice of the tiger forced to hear in the zoo different from what he could have heard in the jungle? अब आवाज़ों में भी फ़र्क था, यहाँ पर वो पेट्रोलिंग ऑफ कार सुन पा रहा है, वहाँ पर वो मे बी एनिमल्स की आवाज़ को सुन पाता। In the zoo, the tiger is forced to listen to the sound of patrolling cars making their rounds at night. In jungle, he might have heard the whistling of the wind, rustling of the leaf, shooting of an owl या flapping of the wings of some night bird या voices of wild animals. तो नेचुरल हैबिटेट की लाइफ अलग और वाइल्ड लाइफ की हैबिटेट की लाइफ अलग, तो वो दोनों चीज़ों में से जो जंगल में जी रहा है वो बेटर मानता एज कम्पेयर टू वॉट वो यहाँ पे जू में जी रहा है।
What do the two setting in the poem zoo and the forest signify? ये मैं इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आई हूँ बिकॉज अगर इनमें से कुछ भी क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो उससे बाहर ना लाने के लिए वो देना भी तो पड़ेगा. तो दैट इज वाई द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर, yes they are very like much, definitely they are very much, but what I know is कि इसके बाहर से नहीं आएगा. and everything, every answer has a different point. तो आप लोग पॉइंट्स उठाओ और अपने आंसर्स में डालो. The poet has used two settings in the poem, the zoo and the forest, to present through juxtaposition, यानी दोनों अलग अलग जगहों पे रखकर, a contrast between the life of a tiger when he's encaged, मतलब trapped, जब वो एक zoo में trapped है, and the life in a forest. The life in a zoo represents slavery, जहाँ पर वो गुलामी कर रहा है, as the movement and the behavior of the tiger are restricted because his natural self is suppressed, जहाँ पर उसको दबाया जा रहा है. On the contrary, यानी on the opposite, यहाँ पे क्या हो रहा है? The forest provide unlimited freedom to live the life of his choice in a natural habitat, जहाँ पर वो जो जिंदगी, जिस तरीके की जिंदगी जीना चाहता है वो जी सकता है. फाइनली आते हैं हम लोग हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर और देखते हैं लॉन्ग पहला क्वेश्चन. वो कहते हैं नोटिस द यूज ऑफ वर्ड रिपीटेड इन द लाइन, जैसे ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. सेकंड ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एंड स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. व्हाई डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ दिस रेपिटेशन? इसमें जो वर्ड्स का रेपिटेशन किया गया है, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट और क्वाइट रेज, यहाँ पे ब्रिलियंट आइज ब्रिलियंट स्टार्स, तो क्यों किया गया है? ये रेपिटेशन जो है वो अपने आप में एक पोएटिक डिवाइस है जो ब्यूटी ऑफ द पोएम को एनहांस कर देता है. तो हमने पहले लाइन में हमारे लॉन्ग आंसर की इंट्रो दे दी. वेलवेट क्वाइट यहाँ पर रेफर किया जा रहा है टू द क्वाइट वेलवेट पैड्स ऑफ द टाइगर विच कैन नॉट रन और लीप, जो यहाँ पर ना रन कर सकता है ना लीप कर सकता है, माने ना तो यहाँ पे जंप कर सकता है. दे कैन ओनली वॉक अराउंड द लिमिटेड स्पेस ऑफ द केज. अब वो सॉफ्ट भी इसीलिए बिकॉज वो बहुत कन्फाइंड सी एरिया में, तो बेचारे खराब कैसे होंगे? उसके पास सिर्फ थोड़ा सा स्पेस है वॉक करने के लिए. द यूज ऑफ क्वाइट रेज सिंबलाइजेज एंगर एंड फेरोसिटी दैट इज बिल्डिंग अप इनसाइड इन द टाइगर एंड ही वांट्स टू रन आउट इनटू द फॉरेस्ट एंड अटैक अ डियर, बट द रेज इज क्वाइट. लेकिन वो रेज अभी चुप है बिकॉज वो बाहर नहीं आ सकती, बिकॉज इट इज इन दी केज, क्योंकि वो अभी केज में कन्फाइंड है. तो वो चाहता है कि वो बाहर आए लेकिन वो बाहर आ नहीं सकता बिकॉज वो जंगल में है, वो कुछ कर नहीं सकता. ये जो डबल यूज किया गया है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन करा कि हम लोग क्या बता रहे हैं. यहाँ पर अब हम लोग बता रहे हैं कि इसको डबली क्यों यूज किया गया है. द डबल यूज ऑफ क्वाइट हैज ब्रॉट इमेंस ब्यूटी टू द पोएम. सिमिलरली द वर्ड ब्रिलियंट फॉर द टाइगर्स आइज एज वेल एज फॉर द स्टार्स ऑल्सो ब्रिंग द मैग्निफिशेंस ऑफ दीज लाइन्स. कि कित ब्रिलियंस वर्ड जो यूज किया गया है वो उसकी मैग्निफिशेंस ऑफ द टाइगर एज वेल ऑफ द स्टार्स, नेचुरल ब्यूटी को दिखाने के लिए किया गया है. टाइगर हैज ड्रीम्स ऑफ बीइंग फ्री इन द ब्रिलियंट आइज. उसकी आंखों में एक उम्मीद है, एक सपना है कि वो फ्री होगा. इट सीज द स्टार्स, जो डिस्क्राइब करे गए हैं एज ब्रिलियंट, विद द सेम आइज. उन सुंदर आंखों से वो सुंदर फ्रीडम के सपने देखता है. इट स्टेयर्स ब्रिलियंट स्टार्स विद ब्रिलियंट आइज थिंकिंग हाउ ब्यूटिफुल लाइफ कुड बी इन द फॉरेस्ट. द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स गिव अ वंडरफुल इफेक्ट टू द पोएम, कि कैसी जिंदगी उसकी होती अगर वो बिल्कुल फ्री होता. तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा. इसी के साथ हम लोग चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में इन जस्ट अ मिनट. सॉरी, आई जस्ट हैड अ सिप ऑफ वाटर. ऑलराइट. लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी बीइंग. क्यों? जीने के लिए एक फ्रीडम की जो एक वो होता है ना, लव, कि हमें भी फ्री होना है, हम भी चाहते हैं कि हमें फ्री किया जाए. और ये चीज़ हम सब में भी है, आज भी है. एवरीबडी हेयर इंक्लूडिंग यू मी एवरीबडी, हम इंसानों की इच्छाएं खत्म नहीं होती. तो फ्रीडम इज वन सच थिंग जो हर इंसान को चाहिए. तो वो कहते हैं फ्रीडम एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो हर लिविंग बीइंग में, लेट इट बी न्यू ह्यूमन एनिमल, सब में होता है. तो वो कहते हैं इट इज राइटली सेड कि लव फॉर फ्रीडम इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग. एवरीवन लव्स फ्रीडम एंड डज नॉट वांट टू लिव इन कन्फाइनमेंट. हर इंसान अपनी जिंदगी कन्फाइनमेंट के बिना जीना चाहता है, ओपन जीना चाहता है. सिमिलरली टाइगर जो है वो भी चाहता था कि वो फ्री हो जाए बिकॉज वो फेडअप हो गया था उस केज में रहते रहते. यानी इवन इग्नोर्ड द विजिटर्स, की वो उनको इग्नोर कर देता था देखने के लिए कि भैया आप जाओ, मुझे आपको देखना ही नहीं है. ही टुक टू एंड फ्रो स्टेप्स. अब आ गया ना टू एंड फ्रो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ वाले स्टेप्स लेता था, एज इफ ट्राइंग टू वाइल अवे फॉर अवे द टाइम, मतलब पास द टाइम, कि बस निकल जाए जैसी तैसी जिंदगी है. द टाइगर वॉन्टेड टू एस्केप द कैप्टिविटी.
जो बंद था यहाँ पर वो उस चीज़ से फ्री होना चाहता था। अब वो यहाँ पे, अब जब आप लॉन्ग आंसर्स लिखेंगे ना तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब आप लॉन्ग आंसर्स को लिख रहे हैं तो आप लोग जनरल पॉइंट्स भी डालेंगे। जनरल पॉइंट्स होल्ड अ वेरी गुड इंपॉर्टेंस इन योर आंसर्स। अब यहाँ पर वो कहते हैं गॉड ने हर एनिमल को बराबर बनाया है एंड एनिमल के पास भी राइट है फ्रीडम का। दे शुड नॉट बी केज, उन्हें जंगल के केज में मत रखो। इट इज़ देयर राइट टू एंजॉय नेचुरल हैबिटेट। वो पैदा हुए हैं वहाँ तो वो उनका राइट है ना, दैट इज़ द फॉरेस्ट एंड रन वाइल्ड एंड फ्री। वी शुड दस रिस्पेक्ट द फ्रीडम एंड शुड नॉट पुट देम इन द जू। आई थिंक इसके बाद तो इंसानों को अकल लग जानी चाहिए कि हम जब थोड़े दिनों के लिए घरों में थे तो हमारी कितनी हालत ख़राब थी। जिन लोगों की पूरी ज़िंदगी जू में निकल जाती है उनका क्या हाल होता होगा। दिस अ मूवी जो मेरे को इससे याद आ रही है, कार्टून मूवी है एंड आई लव इट। आई थिंक द स्टोरी ऑफ मेडागास्कर है या द एडवेंचर ऑफ मेडागास्कर करके है। उसमें वो जंगल की स्टोरी है। कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो जंगल से निकल गए थे, दे ऑफ द फैक्ट कि भैया हम जंगल में क्यों रहें, सॉरी जंगल नहीं, जो जू से निकल गए थे ये बोलकर कि हम जू में क्यों रहें, बिकॉज यहाँ पर तो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है इन लोगों ने। उसमें एक शेर था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो बहुत फनी कैरेक्टर था। ही वॉज हैप्पी इन द जंगल जू में वो खुश था बिकॉज ही यूज्ड टू से कि भैया जू के अंदर लोग मुझे देखते हैं, मेरा नाम है, लोग मुझे शेर खान के नाम से जानते हैं। आई थिंक शायद यही था। बट बाकी एनिमल्स आर नॉट हैप्पी, दे वर लाइक कि मेरे को क्या करना फेम का, व्हाट विल आई डू ऑफ फेम अगर मुझे यहाँ फ्रीडम ही नहीं मिल रही है तो। सो ऑल ऑफ द एनिमल्स मेड अ प्लान एंड दे ऑल एस्केप्ड। तो ये बहुत ही कॉमेडी लेवल की मूवी है। आप लोग इसका हिंदी डब्ड देखना तो यू गाइज विल डेफिनेटली एंजॉय। जिसने देखी है तो बताना कैसी लगी। आई थिंक कुछ एडवेंचर्स ऑफ मेडागास्कर करके है, बट दैट मूवी इज सो ब्रिलियंट। उसमें इस चीज़ को एक बहुत ही ह्यूमरस वे में दिखाया गया है कि एक एनिमल जिसकी ज़िंदगी आप जू में कन्फाइन कर देते हो, वो जब निकलता है तो वो जो लाइफ ऑफ जंगल देखता है ना, वो उसे इतना अच्छा एक्सपोजर है वो उसके लिए, बिकॉज वो उसी के लिए बना है। मैं एक इंसान को ऐसे कुत्ते का पट्टा बना के घुमाऊं तो वो उसका काम नहीं है ना, दैट इज समथिंग डन अगेंस्ट हिज डिग्निटी। वैसे ही एक शेर या एक बाघ यानी एक टाइगर जिसको जंगल में रहना चाहिए, अगर आप उसे अपने ऐसे रख रहे हो, एक ऐसे केज में रख रहे हो, तो दैट इज समथिंग अगेंस्ट हिज डिग्निटी, जो नहीं होना चाहिए। इज इट राइट टू कन्फाइन एनिमल इन टू केजेस, वाई या वाई नॉट। अब वो कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स की जिंदगी है जू में रहने की, वाइल्ड में रहने की। दे आर नॉट मेंट टू बी केज्ड एंड डिस्प्लेड इन द जू। वी ऑल नो दैट द मैजेस्टिक स्पीशीज ऑफ टाइगर आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। हमें पता है कि वो मरने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, फिर भी हम उन्हें जंगल जेलों में रख रहे हैं। अब ऐसे जेलों में रहेंगे, ऐसे जू में रहेंगे तो वो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, टाइगर स्पीशीज कैसे बढ़ेगी। There used to be a time when they used to roam proudly and freely in the jungle. They were not meant to live a life in confinement. They also have the right to freedom like all other living beings. अब यहाँ पर हमने कुछ जनरल पॉइंट डाले बिकॉज अगैन इट इज़ अ लॉन्ग आंसर। इसमें आप लोगों को पास कंटेंट कम होता है, जनरल पॉइंट ज़्यादा होते हैं, तो उनको भी डालो। एक जनरल पॉइंट अपने आंसर का पॉइंट, एक जनरल पॉइंट एक अपने आंसर का पॉइंट। कन्फाइनमेंट लीड्स टू डिप्रेशन एंड मिजरी। किसी को भी कन्फाइन करोगे, इंसान हो एनिमल, वो डिप्रेस हो जाएगा, मिजरेबल हो जाएगा। मोरोवर उनके ऑफस्प्रिंग जो है, उनकी हंटिंग कैपेबिलिटीज़ खत्म हो जाएंगी। उन्हें पता ही नहीं होगा कि वाइल्ड में कैसे हंट करना है, तो फिर एक कुत्ते में और एक डॉग में और एक टाइगर में क्या फ़र्क रह जाएगा। एज ए रिजल्ट दे वुड नॉट बी एबल टू फीड देमसेल्फ। फर्दरमोर, confining animal disturb the whole ecological balance. We should thus let the animal run free in the wild. They belong to the forest and not to the cage, because वो सब forest से belong करते हैं और cage से नहीं। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कुछ general points को उठाया, कुछ जनरल पॉइंट्स के थ्रू हमने हमारे आंसर को लिखा। तो इसमें पैटर्न आप लोग ऐसा बना सकते हो, जनरल पॉइंट्स के बाद टॉपिक का पॉइंट, टॉपिक्स पॉइंट। और ये जो जनरल पॉइंट और टॉपिक का पॉइंट होना, वो ऐसा हो कि आपने जनरल पॉइंट दिया और उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपने पोएम में से पॉइंट उठा लिया। लॉन्ग आंसर्स कोई भी हो, यही पैटर्न से चलाना, नंबर नहीं कटेंगे। Animals begin small is being used by humans for their selfish ends. What is your opinion regarding the exploitation of animals? Mention some examples that you can see in the possible solution. वो कहते हैं it is true that animals begin small are being used by humans for their selfish ends. We use them for our own benefits. Animals, हमें पता है कि animal जो है बड़ा छोटा, उसे human use करता है अपने काम के लिए, अपने benefits के लिए। Animal को मारा जा रहा है, hunt किया जा रहा है और capture किया जा रहा है for commercial benefits. Animals are being taken for being commercially used. Humans have encroached their spaces and sheltered them in zoos. उन्होंने उनको उनके घरों को ले लिया है, taken away their living spaces, और उनको zoo में डाल दिया है. That is very inhuman. In the poem, the poet has shown the plight of tiger, कि उसका दुख दिखाया है, the kind of life he has lived, sorrow, उसका दुख दिखाया गया है.
ही इज कैप्चर्ड एंड कन्फाइंड इन अ स्मॉल केज। वो फ्रस्ट्रेटेड है, एंग्री है, रेस्टलेस है, वो चाहता है कि वो फ्री हो जाए। कन्फाइनमेंट जो है वो बॉन्डेज लाती है, यानी बंद कर देती है इंसान को, और किसी बंदे को बांधना एक क्रुएल्टी का पॉइंट होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। एक आधे क्वेश्चन और है हमारे पास। एवरी डे वी सी मैनी एनिमल्स सफरिंग ड्यू टू ह्यूमंस। मॉन्कीज कैप्चर हो रहे हैं ताकि वो डांस करें रोड्स पे। एलिफेंट को चेन किया जा रहा है ताकि वो लोग लिफ्ट करें हैवी लोड्स। बहुत सारे एनिमल आर शेल्टर्ड इन द जू फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स ओनली। दे आर केप्ट इन पुअर कंडीशंस एंड आर ट्रीटेड इनह्यूमनली, जहाँ पर उन्हें रखा जाता है और गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। हमें सीखना चाहिए कि एनिमल्स को कैसे रिस्पेक्ट करें। आफ्टर ऑल ये एनिमल्स जो है वही तो हमारे साथ धरती शेयर कर रहे हैं। अगर हम अपने एनिमल्स का ध्यान नहीं रख सकते तो किस वाई आर वी द हार्बिंगर्स ऑफ द प्लैनेट? हम क्यों इस प्लैनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चाचा चौधरी बन के घूमते हैं अगर हम लोग एनिमल्स को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? एलिफेंट्स को चेन करके हैवी लोड्स खिंचवाओ, बंदरों को सड़कों पे नचवाओ, एनिमल्स को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ करो, इन्हें सर्कस में यूज़ करो, आग में से कुदवाओ, जबकि टाइगर इज रियली स्केयर्ड ऑफ फायर। लाइफ टिप, टाइगर से बचना हो, टाइगर कभी जिंदगी में सामने आ जाए तो उसके सामने आग या कुछ जला लेना तो वो डर जाएगा तुमसे। बट दे ट्रेन टाइगर्स टू जंप थ्रू दैट फायर होल्स, जो वो सर्कसेस में होते हैं। तो एनिमल्स को हम इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वी आर डूइंग सो रॉन्ग विद एनिमल्स, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। लास्ट क्वेश्चन, वो कहते हैं एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स एंड नो लॉन्गर कैन डू दैट, हाउ डू यू फील अबाउट द टाइगर इन द जू? सेकेंड इसका क्वेश्चन हो सकता है, वेयर देयर इज नेचुरल हैबिटेट फॉर टाइगर्स एंड वाइल्ड एनिमल, इज इट जस्टिफाइड फॉर ह्यूमंस टू शिफ्ट देम फ्रॉम देयर लोकेशन? तीसरा है, द टाइगर इन द पोएम इज फीलिंग मिजरेबल इन अ कॉन्क्रीट सेल, वो बहुत बुरा फील कर रहा है। तो इट इज़ नॉट द अमाउंट, क्या वो क्रुएल्टी नहीं है एनिमल की तरफ? अगर आप एक एनिमल को डिस्ट्रेस फील करवा रहे हो तो अपने ओपिनियन बताओ एनिमल्स को जू में रखने के लिए। अब वो कहते हैं तो टाइगर है हमारे पोएम में, वो बहुत ही रेचिड है, बहुत ही पुअर कंडीशन में है, वो चाहता है कि वो फ्री हो, इट लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, वो चाहता है, ही विशेस फॉर फ्रीडम। It may be well looked after, but the fact that matter is that unless one is free, one is not alive. Until एक इंसान फ्री नहीं है, वो कभी भी खुश नहीं हो सकता। कन्फाइनमेंट ब्रिंग्स बॉन्डेज, किसी को बांध के रखने से यू ब्रिंग बॉन्डेज, आप उसको बाउंड करके रख रहे हो, और बॉन्डेज एक क्रुएल्टी है, वो एक क्रुएल्टी का साइन है कि आप गलत काम कर रहे हो। वन में आर्ग्यू दैट एट लीस्ट दिस वे ऑल विल नॉट बी किल्ड एंड बिकम एक्सटिंक्ट, हम ये कह सकते हैं कि मरेंगे नहीं, जिंदा रह जाएंगे। हाउएवर, किसी भी इंसान की फ्रीडम को ले लेना जस्ट कि तुम उसे जिंदा रख रहे हो और तुम उसकी इस तरीके से तुम उसकी जीने की जो इच्छा है ना उसी को खत्म कर रहे हो, यू आर किलिंग द डिजायर टू लिव एनी हाउ। तुम उसे जंगल में रख रहे हो, ये केज में रख रहे हो बोलकर कि कम से कम जिंदा तो है, मरेगा तो नहीं, लेकिन केज में रहते रहते जो मर चुका है ऑलरेडी, उसकी जो हिम्मत खत्म हो चुकी है, उसका क्या? Even humans throughout the world oppose the chains of slavery and oppression. अपन लिए तो बहुत गाने हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये हमारे लोगों को फ्री करो, ऐसा करो वैसा करो। एनिमल्स के लिए ये सब कहाँ चला जाता है भैया? How are the living creatures any different? अब यहाँ पे तुम लोग इसमें क्वेश्चन भी डाल सकते हो थोड़ा उसे और ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए आंसर्स को। Humans have encroached on their spaces. अब हम लोगों ने टेकन अवे, हम लोगों ने फोर्सिबली कैप्चर कर लिया है इनके प्लेसेस को। And their sheltering them in zoos is truly inhuman. Humans must learn to respect nature, for humans exist only due to nature. तो अगर हम जो चीज़ हमें लाइफ दे रही है, अगर हम उसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम लोग इस धरती पे कैसे रहेंगे? ठीक है, आई होप बच्चों यहाँ तक सबको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। येस डेफिनेटली ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, आई नो दिस, बट ऑल दीज क्वेश्चंस आर सर्टेन थिंग्स, इसके बाहर से नहीं आने वाला। वो मैं उम्मीद लेकर चलती हूँ कि ऐसे होगा, बिकॉज हमने इतना कर लिया है कि इसके बाहर से आने के चांसेस बहुत ही कम है। आप लोग अपने आंसर्स में से इसमें से पॉइंट्स उठा सकते हैं, लिख सकते हैं, इन्हीं पैटर्न्स को लिख सकते हैं। हिंट ये रहेगी कि आंसर्स के रट्टे मत लगाना, इनको समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखना, और लाइंस उठाओ, वर्ड्स उठाओ, बट आंसर्स अपने खुद बनाओ। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको खत्म समझ में आ गया है। अच्छा बच रहा है, लास्ट बच रहा है, सॉरी। अब वो कहते हैं द सेम टाइगर एट फील्स डिप्रेस एंड लो इन स्पिरिट्स व्हेन ही इज पुट बिहाइंड द बार्स। वही सेम टाइगर जिंदगी जी सकता था, वो यहाँ बुरा फील कर रहा है। ही स्टॉक्स कॉन्स्टेंटली द लेंथ ऑफ हिज केज इन हिज क्वाइट रेज एंड इग्नोर्स द विजिटर्स एंड फील हेल्पलेस। बिहाइंड द बार्स ही कीप्स ऑन स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जो ओपन स्काई में है। ये दिखाता है कि उसकी ज़िंदगी में उसने क्या लॉस को फेस किया है, और उसकी जो ग्रीफ है, यानी जो उसका दुख है, जो उसकी सैडनेस है, वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है, यानी वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज दूर के स्टार्स उसकी दूर की फ्रीडम को दिखाते हैं जो उसके पास कभी भी नहीं आ सकती। फाइनली इसके साथ होते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म। एक बार जरा मैं चेक कर लूँ।
हो गए, क्वेश्चन आंसर्स हो गए ख़त्म। अब लास्ट में हम लोगों ने, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक और चीज़ कही थी कि जो आप लोगों के क्वेश्चंस बच जाएंगे टेंसेस के, वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वो क्वेश्चंस बच रहे हैं, तो हमारे ये एरर वाला पैसेज है पहले, अ टेलीस्कोप आर अ लाइट बकेट। अब बाबा आर कैसे होगा, टेलीस्कोप इज अ लाइट बकेट, दे कलेक्ट्स लाइट फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। अब दे की बात हो रही है यानी मोर देन वन की बात हो रही है, इसके लास्ट में एस नहीं लगेगा। दे कलेक्ट द लाइट फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस यूजिंग ईदर अ लेंस और मच यूजुअली, नीदर नॉर ईदर और, तो ये नॉर नहीं होगा ये और होगा, और मच यूजुअली अ मिरर, अ मेन मिरर रिफ्लेक्ट। अब अ मेन नहीं, यहाँ पर आप पर्टिकुलरली उस मिरर की बात कर रहे हो तो द मिरर होगा। द मेन मिरर रिफ्लेक्ट, अब मिरर कितना, मिरर एक, तो रिफ्लेक्ट के आगे एस लगना चाहिए। सो द मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट टू अ स्मॉलर वन हु ब्रिंग्स, अब हु जो होता है ना वो लिविंग के लिए लगता है, यहाँ पर ये मिरर की बात हो रही है तो यहाँ पर विच लगेगा इसकी जगह। Which brings the light to a focus, there an image of the object is formed. Brings the light to a focus, there नहीं होगा where होगा, जहां पर उसकी इमेज बनती है। of the image is formed नहीं, is formed। आई होप आप लोग अपने अपने आंसर्स को चेक कर लेना, एंड होप सबके आंसर्स इसमें ठीक होंगे, टेंसेज और हमारे ओवरऑल के रिगार्डिंग थे। ये हमारा एडिशन वाला नहीं था, ये हमारा ओमिशन वाला था, और यहाँ पर ये डेजर्ट्स, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। द ड्राई कंडीशन डेजर्ट्स occur due to the lack of rain and snow is usually less than 25 centimeters in a year. The driest desert earth is the Atacama, Chile. In many parts there not been rainfall in living memory. Okay. The dry conditions of deserts occur due to the lack of the rain and snow, which that is usually 25 centimeter less than 25 centimeter in a year. The driest desert on earth is the Atacama in Chile. Chile में in many parts there has not been और रेनफॉल इन अ लिविंग मेमोरी, कि चिले में बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं हुई है आज तक के इतिहास में। सो ये ओमिशन वाला क्वेश्चन था, एडिट नहीं है, तो यहाँ पर एरर की करेक्शन नहीं है, यहाँ पर एडिशन ऑफ वर्ड है। ओके और इसी के साथ होता है हमारे ये वाले क्लास का दी एंड, और अब आ गया है मेरे अंडरग्राउंड होने का समय। अब मैं जा रही हूँ अंडरग्राउंड होने, एंड आप लोग रहेंगे इस टॉपिक के साथ और पढ़ेंगे इसको, रिवाइज करेंगे सारे क्वेश्चंस और देखेंगे सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों ने सही से किया है नहीं किया है। अब मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंजॉय योर डे, बाय बाय स्टूडेंट्स।